পয়লা নষ্ট করে দিতে আমার পুরো নেগেটিভ ট্রেনিং এ নষ্ট করে দিতে। ঠিক আছে, এটা আমরা টুকাই করে দিই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আমরা সবাই টুকাই করে দিই। এটা আমরা 30 টাকা দিয়ে কিনে, এটা 3000 টাকা লাগে। ঠিক আছে, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, एक बार कंफर्म करो सर। अच्छा ऑनलाइन में एक बार कंफर्म करिएगा। हाँ ओके सर। দিতে বলতে हैं তা ওটা কি ঠিকঠাক কাজ করছে? একবার করে মিউজিক দিয়ে বাউন্ডেড করতে এখন ভাষাই হয়ে গেছে। 1 মিনিটও কাজ করা না, দিদা বলবে না, दिदा बोलो 10 मिनट में दिदा 10 मिनट तो 10 मिनट काम करेगा, 5-10 मिनट 1 मिनट बनाना भरोसा मत कीजिए। 1 मिनट का ही देखते पूरा है। वो तुम्हारा इस बार का किस्मत था। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है सर? एक बार लिख तो 10 बार पावर देगा, फिर जब मैसेज मिला है क्या? हाय हाँ, ठीक है। नेगेटिव फीलिंग जो सुविधा केडी क्लियर है और एक किया मैं जाने और ये वो किस्मत अच्छा के फिर आपने लिखा কোনো কাজ হবে তাও তুই কম প্রবলেম বেরিয়ে আসতে পারে। ঠিক আছে, আর এটা নিতে কি হয় মানে একটা ফাইভ স্ট্র্যাটেজিটা তো জানো এই একটা ফাইভ দিন আছে। ঠিক আছে, ना लगाए तो तुम्हें तुम्हें कब चला है अब चला है यार समझ ये ओए आप भाई सर ओए चलो। अच्छा 2-3 दिन मैंने मार्केट के बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं ले पाया सर, तो ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं। फ्राइडे के बाद से मेरे पास अपडेट नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा जितना देख पा रहा हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। साइन ऑफ कर दो। हाँ कर दो। देखो तो मोटामोटी मार्केट का सिनेरियो कुछ कैसा है, और जो लास्ट क्लास में डिसीजन हुआ था मैं दोनों हिसाब से आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि क्या सिचुएशन हुआ था। अच्छा मुझे जितना याद आ रहा है सर कि फ्राइडे नहीं थर्सडे मोस्ट प्रॉब्ली मैंने क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मार्केट व्यू के बारे में। ये डिस्कशन था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी चॉपी विथ वीक बायस। बायस क्या था? वीक था, माने मार्केट डाउन साइड में होगा। ठीक है, फर्दर वीकनेस फ्रॉम हियर कुड फाइंड की लोअर सपोर्ट अराउंड 25 से 24,900, बट उसको भी तोड़ दिया था, है ना। बिफोर शोइंग ए सस्टेनेबल अपसाइड बाउंस अगेन फ्रॉम द लोस, इमीडिएट रेजिस्टेंस इज प्लेस 25,300। याद है ना सिचुएशन? ये थर्सडे वाला मार्केट में हम लोग बात कर रहे थे, और आई थिंक फ्राइडे से ये सिचुएशंस बहुत ही खतरनाक हुआ है। ठीक है, खतरनाक क्या हुआ है मैं उस चीज को एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ कि क्या मार्केट एज पर डिस्कशन 760 तो गया है, बट सस्टेन नहीं किया ना 760। मोटामोटी मैं जितना देख पा रहा हूँ 6 तारीख दिस वन है ना, मार्केट गैप डाउन दिया। हाँ मार्केट गैप डाउन देखिए अप्रोक्स नीचे और नीचे ये जो 750 गया है इस सर ये एक घंटा में हुआ है, एक आवरली कैंडल भी ये सिचुएशन हुआ है। लेकिन नहीं ठीक है, इट्स ओके। मैं कहने ये चाहता हूँ कि ये 750 तक गया है, बट 750 इसका सस्टेनेबल एरिया नहीं था। अगर तुम ओवरऑल इसका एवरेज सस्टेनेबल एरिया देखो तो 24,900 ही है। ओवरऑल चेक करो तो देख समझ में इसका ओवरऑल जो सस्टेनेबल एरिया है ऑन एन एवरेज, जो मैक्सिमम जिस एरिया में रहा है वो 24,900 ही है। बाकी जो हुआ है वो तो मार्केट का एक चलती सिचुएशंस में जब नेगेटिव छाता है तो फिर सर ये तो हमेशा बोला जा रहा है, बबल हमेशा रहता है, बबल बस्ट भी होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है मुझे, अरे सर वो बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, मैं इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्ञानी इतना ज्ञान मेरे को नहीं है। मैं जितना ज्ञान दे सकता हूँ मैं उतना दे रहा हूँ। सुनो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को मार्केट बनाता है। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हो सकता और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। मैं डेली बेसिस पे मार्केट को प्रेजेंट की तरह प्रेजेंट में देखता हूँ। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होना भी मार्केट के लिए खतरनाक है, और बहुत ज्यादा
फास्ट में जाना या बहुत ज्यादा पीछे देखना वो भी मार्केट के लिए खतरनाक हो सकता है। ऑलवेज ट्राई टू बी इन प्रेजेंट, क्योंकि देखो ट्रेडिंग का एक सबसे इंटरेस्टिंग क्या केस है कि ट्रेडिंग तुम जितना हाँ मैंने प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके करोगे तुम उतना मार्केट में बने रहोगे। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक व्यू लेके करोगे तो मार्केट पे बना रहना मुश्किल है। ट्रेडिंग पर्पस में बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्पस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसमें बारे में मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि सर ये लास्ट फ्राइडे को जहां पर मार्केट में ये जो वीक बायसनेस था, मैं ये एनालिसिस हम लोगों ने दिया भी था, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं है, कोई कुछ भी बोले बट हम लोग बात करते रहते हैं। ये जो वीक बायसनेस है, फार्दर वीकनेस फ्रॉम कुड फाइंड लोअर सपोर्ट मनी, ये वीकनेस है, ये पहले ही बोला जा रहा है ना। उसके बाद ये वापस मैंने 25,300 तक आ सकता है ये सिचुएशन। तो कहने का मतलब इतना है कि ये सिचुएशंस क्यों बना है। मैं आप लोगों को थर्सडे के क्लास में बोला था कि फ्राइडे को बहुत ही ध्यान से देखना, अगर मार्केट नीचे आता है तो बाई करना, याद है सर। थर्सडे मार्केट को देखना, अगर मार्केट जितना लेवल लोअर में आएगा वो बाइंग जोन बनेगा, याद है। अगर याद नहीं है तो रिकॉर्डिंग है। मैं 25 बोला था, लेकिन मैं ये भी बोला था कि अगर वीकनेस रहेगा तो और नीचे भी जा सकता है, बट मोटा मोटी 25 के अराउंड आसपास में आने से एक बाइंग एरिया बन रहा है ना। अब देखो मार्केट एक एक्सपेक्टेशन के साथ एक बोला जाता है, उसके साथ साथ एक दूसरा चीज होता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर डे में कुछ डर का भी माहौल पैदा होता है। अब उस दिन मैं ये भी बोला था कि फेड का मीटिंग है, फेड मीटिंग रेट कट के लिए नहीं था, फेड का मीटिंग था कि मार्केट में लेबर डेटा, लेबर डेटा इन द सेंस एम्प्लॉयमेंट डेटा, जो अमेरिका में यूएसए का जो लेबर मार्केट का डेटा है इसका मीटिंग था, और रिपोर्ट एक्चुअली रिलीज होने वाला था। और अभी यूएस जो भी डिसीजन ले रहा है वो सारा का सारा लेबर मार्केट को देखते हुए ले रहा है। लेबर मार्केट इन द सेंस कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अमेरिका में अच्छा नहीं है। तो क्या इसका क्यों रीजन था, मैं ये भी बोला था कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग लेवल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है अमेरिका, और ये बहुत ही चिंता दे रहा है अमेरिकन मार्केट को। इवन इससे पहले भी जब जापान मार्केट और अमेरिकन मार्केट में एक साथ हुआ था, मार्केट क्रैश किया था, याद है सर, आई थिंक 1 मंथ बैक। ठीक है, जापान में बढ़ा था और अमेरिका में उस सेम डे पे लेबर डेटा रिलीज हुआ था, और लेबर डेटा बहुत खतरनाक था। जहां 2 लाख जॉब क्रिएशन का एक्सपेक्टेशन था, वहां पर 1,40,000 जॉब क्रिएशन हुआ। और ये 60-70 हजार का जो लैग है, ये मार्केट को बहुत जोर का गिरा था। ये मैं आपको ज्यादा पुराना नहीं, मैं अगस्त के बीच में ही ये बात हुआ था, और उसमें वो एक्चुअली क्रैश था, 500 पॉइंट के 600 पॉइंट के आसपास का क्रैश था। तो पॉइंट इज, अब उस दिन फ्राइडे को क्या हुआ था, मीटिंग जो होने वाला था, उस मीटिंग में लेबर डेटा आया। लेबर डेटा अगस्त में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था, सितंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ा हाई हुआ सर, लेकिन कितना, 4.2% से 4.3%। इसका मतलब है कि अमेरिका जितना बोल रहा है कि सब ठीक है सब ठीक है, ये बात वो बोल रहा है, बट वास्तव में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर ठीक होता तो फिर एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना चाहिए था, बढ़ नहीं रहा है। इसके साथ डिपेंड करा, अच्छा उन्होंने रेट कट का जो डेट है उसको भी पोस्टपोन करके 17 से 18 सितंबर किया है, माने 5-6 दिन और भी बाकी है रेट कट होने के लिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने उस दिन भी बोला था कि सर आपको भी रेट कट की तरफ ध्यान रखना चाहिए, और रेट कट का कनेक्शन लेबर डेटा के साथ है। लेबर डेटा अगर कमती हो रहा है तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव बात है, लेकिन यही लेबर डेटा को बेहतर बनाने के लिए, माने एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए रेट कट मैंडेटरी है। पहले हम लोगों ने लास्ट मंथ देखा था, रेट कट जब हुआ था, माने रेट कट का अनाउंसमेंट की हाँ रेट कट होगा, तो उस टाइम पे बातचीत हुआ था कि 0.25 बेसिस पॉइंट, और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। तो इस बार बात चल रही है कि अगर 0.25 बेसिस पॉइंट में रेट कट होता है तो क्या ये लेबर मार्केट को बेहतर बना सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 20.25 माने ये सबसे मिनिमम पॉइंट है। अब मिनिमम लेवल का इंटरेस्ट रेट को अगर कट करता है तो क्या मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ेगा। सर ये 0.25 वाला 18 को पता चला। हाँ, ये 17 या 18 सितंबर को, वो अमेरिका जब खुलेगा ऑफिशियल आवर उसी टाइम पे पता चलेगा, इसलिए आपको अमेरिका का दिन और रात का खबर होना चाहिए।
ठीक है, 17 सितंबर को देखिएगा। तो अब पॉइंट इज दैट कि मैं क्या बात कर रहा था सर, बोलो एक बार। लेबर डेटा। अब लेबर डेटा को बेहतर करना है, अगर मानो इसको वो लोग चाहते हैं कि 4.2 या 4.3% से 4.5 या 5% भी इंक्रीज करना चाहता है, जहां पर 1,60,000 जॉब क्रिएट कर पा रहा है, अगर उसको 1,70,000 या 10,000 जॉब भी एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाता है ना अमेरिकन मार्केट, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही एक सक्सेसफुल मैटर होगा। लेकिन इसको सक्सेसफुल करने के लिए 0.25 बेसिस पॉइंट एनफ है? इज अ क्वेश्चन मार्क, इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर 0.25 बेसिस पॉइंट में मार्केट को ये लोग रेट कट करता है, तो मार्केट क्या इस बात को बहुत अच्छे नजर से देखेगा? क्योंकि मार्केट चाहता है कि मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़े। क्या 0.25 बेसिस पॉइंट में उस रिजल्ट वो रिजल्ट दे सकता है? ये एक पॉइंट है। इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो सर क्या करें, 0.25 बेसिस पॉइंट को क्या 0.50 बेसिस पॉइंट बना दे? क्या अमेरिका 0.50 बेसिस पॉइंट में रेट कट कर सकता है? सर 40% लोगों को लगता है, मार्केट एनालिस्ट को, कि 0.50 बेसिस पॉइंट में रेट कट हो सकता है, और 60% को लगता है कि 0.25 बेसिस पॉइंट में साइलेंट बोल के एक बटन होता है, ऐसा फोन है फेंक दे। 0.50 बेसिस पॉइंट में अगर रेट कट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज कर रहा है। अगर 0.50 करता है, इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा चिंतित है, और अमेरिकन मार्केट बहुत ज्यादा माने खराब हालत में, तभी जाके इतना एग्रेसिव सिचुएशंस लेना पड़ेगा। बात को समझे। मैंने बंगाली में एक कहावत है कि पेछोले आगाले बज्जाघात पेछोले निर्वंश। अगर जो लोग बंगालीज है घर पे कभी ना कभी सुना होगा। मैंने सिचुएशन ऐसा है कि अगर सामने जाए तो बज्राघात पड़ेगा, मतलब जो बिजली गिरता है ना उसको बंगाली में बोलते हैं वज्राघात, ठीक है। तो आगाले वज्राघात और पेछोले निर्वंश, मतलब अगर पीछे जाएगा तो मेरा पूरा वंश का विनाश हो जाएगा। तो करंट मार्केट सिचुएशन एक ऐसा पेंडुलम में है कि अगर ये लोग इधर मूव करके 0.25 करता है, तो मार्केट बोलते हैं कि दिस इज नॉट इनफ। अगर ये लोग अगर बोलते हैं कि ये 0.50 करे, तो फिर बोलना है, तो फिर मार्केट का कहना है तो फिर इतना खराब हालत है कि आपको इतना ज्यादा रेट कट करना पड़ेगा, तो फिर क्या मार्केट में कुछ भी हालत से सिचुएशन ठीक नहीं है? तो दोनों एंगल से ना मार्केट एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन। अब यही कंफ्यूजन फ्राइडे मार्केट में सिचुएशंस को क्रिएट किया था, क्योंकि लेबर मार्केट का डेटा एज पर एक्सपेक्टेशंस, वो लोग सोच मार्केट क्या चाहता है, सब चीज पॉजिटिव हो, बट पॉजिटिविटी नहीं दिया, ट्रिगर नहीं मिला। तो फ्राइडे वाला मार्केट में सभी ने क्या किया, जिसका जितना भी सेलिंग मैंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट था मार्केट में, वो लोग पूरा निकालने का ट्राई किया। इसलिए मार्केट इतना ज्यादा गिरा कि 750 तक आ गया। लेकिन लेकिन तो फिर सर 750 क्या 500 400 300 200 खींच सकता था, क्यों नहीं खींचा? क्योंकि अभी भी 60% मैंने 50% लोगों को ये लगता है कि नहीं, मार्केट में जो सिचुएशन है 0.1% में पॉजिटिविटी तो है, और मार्केट का हालत जितना खराब लोग सोच रहा है, जैसे कि अभी पूर्णिमा बोला कि बबल बस्ट बबल बस्ट बबल बस्ट, हम लोग तो कितना दिन से सुन रहे हैं बबल बस्ट। क्या सच में बबल बस्ट हुआ है अभी तक? तो एक तबका को लगता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लगता है कि मार्केट ब्लास्ट करेगा, एक तबका को लगता है नहीं, मार्केट मोटा मोटी एड मैंने बैलेंस सिचुएशंस में है, यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाएगा। ठीक है। तो अब जब दो एंगल से डिफरेंट लोग डिफरेंट माइंड सेटअप के साथ इकोनॉमी के साथ है, तो मार्केट में इस तरह का वोलेटिलिटी नजर आएगा। यस, देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि मार्केट अमेरिकन मार्केट में सीरियसली एक प्रॉब्लम है। अब ये सीरियस प्रॉब्लम कब तक चलेगा? जब तक अमेरिका में नया गवर्नमेंट नहीं बन जाता और गवर्नमेंट का न्यू पॉलिसी नहीं आ जाता, तब तक ये मार्केट सिचुएशन ऐसा वोलेटाइल रहेगा। तो 2024 तक का इलेक्शंस वाला जो टाइम है, जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाता, मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाता, आप मार्केट में ऐसा वोलेटिलिटी नजर करोगे, क्योंकि इस बार अमेरिका में वोट है नवंबर दिसंबर। ठीक है। सो बी केयरफुल, ये 2024 बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि ये बार बार अमेरिकन मार्केट ही तंग करेगा। ऊपर से अमेरिका का बहुत ज्यादा लोन है। अब ये लोन के बारे में, ये बबल बस्ट के बारे में एक्चुअली यही बोल रहे हैं कि अमेरिका का इतना ज्यादा इंटरनेशनल लोन है कि अमेरिका ने रिसेंटली जितना डेवलपमेंट किया है सब लोन लेके किया है। तो अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के पास प्रॉपर बिजनेस नहीं है, कुछ लोग नहीं बोल रहे, सीरियसली देयर इज सर्टेन सिचुएशंस। तो अगर बिजनेस नहीं है तो लोन का पैसा घर से देना पड़ेगा। घर से देने के लिए पैसा अमेरिका के पास है,
लेकिन जब ये बात ग्लोबल दुनिया को खबर पहुंचेगा कि भाई अमेरिका के पास बिजनेस नहीं है, तो ये डॉलर को वीक करेगा। और डॉलर का वीकनेस, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एरिया में अमेरिका का जो पैसा का फ्लो होता था वो कम हो जाएगा। और हमारे इंडियन मार्केट में भी तो पैसा का फ्लो डॉलर के हिसाब से ही आता है, तो उसका फ्लो कम होने से इंडियन मार्केट को भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये सब मार्केट का जो छोटा माने छोटा बड़ा चीजें होता रहता है। अब इसके बारे में पैनिक करोगे तो मुश्किल है, नॉलेज गेन करोगे तो बने रहोगे। मुश्किल तो है सर, प्रॉब्लम है। कभी कभी समुद्र में जहाज चलता है, स्मूथली चलता है, कभी कभी बड़ा बड़ा ढेउ आता है। तो जो अच्छा कैप्टन होगा वो उस तरह का प्रॉब्लम को संभाल पाएगा। अब बाकी आप लोग बोलोगे मार्केट सब ले ले रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जहाज भी डूब जाता है। ऑब्वियसली आप कोई छोटा मोटा मैंने समुद्र में नहीं मैंने ये नॉर्मल समुद्र नहीं है, ये बड़ा समुद्र है। इसमें पैसा है, इसमें इकोनॉमी है, सब कुछ छुपा हुआ है। तो अगर आप लोग बोलोगे कि हमें, अरे रुको उसको निकलने तो दो, मेरे अपने फोन पे देख रहे हैं। समझ में है सर? ये है फ्राइडे वाला इम्पैक्ट। लेकिन वही 50% या 60% लोगों को अभी भी लगता है कि मार्केट में बैलेंस है, तभी जाके देखो वापस रिकवरी बना हुआ है ना? तो कहीं ना कहीं थर्सडे वाला जो एनालिसिस है, ये सही निकला है सर। ये थर्सडे वाला एनालिसिस सही निकला, थर्सडे वाला एनालिसिस गलत नहीं निकला है। कहाँ गया भाई? ये रहा, ये थर्सडे वाला एनालिसिस था। देखो मार्केट वापस रिट्रेस बैक किया है, और रिट्रेस बैक करके मंडे से अगर इतना खराब हालत होता तो फिर और खराब हो जाता ना, लेकिन नहीं हुआ ना। मार्केट देखो आज का सिचुएशन क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी सिम्स टू हैव रिवर्स्ड अप, माने चेंज हुआ है, जो ऑलरेडी आप लोग सोमवार से देख रहे हो। मैं तो सोमवार से मार्केट में प्रॉपरली था भी नहीं, बहुत प्रॉब्लम में था कुछ दिन से। एंड निफ्टी इज करेंटली प्लेस्ड एट द क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑफ 25,200। उसका जो 300 वाला लेवल था वो थोड़ा खराब हुआ है। जो 300 में जाने के लिए वो लगभग लगभग कर रहा था, ठीक है, वो 300 वाला सिचुएशन करेंटली है नहीं। ठीक है, ये कब होगा, ये पूरा पूरी डिपेंड करता है वो 17-18 तारीख वाला सिचुएशन। वो सिचुएशंस क्या, अब ये रोज का मार्केट, रोज का, इसलिए मैं प्रेजेंट में भरोसा करता हूँ, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होता हूँ। क्योंकि देखो ना, हर दिन अलग है, हर दिन अलग है। फ्राइडे को ऐसा लग रहा था कि सब लाल हो जाएगा, सोमवार आते आते लाल कैसे फिर से हरा हो गया। इसलिए ना बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है। फ्राइडे फ्राइडे के हिसाब से है, मंडे मंडे के हिसाब से। लेकिन हाँ, जब फ्राइडे ओपन हो रहा था उस टाइम पे मार्केट के बारे में हम लोगों ने भी बोला था कि मार्केट वीकनेस है ना, मार्केट में नेगेटिविटी छाएगा, दिख रहा था। गलत नहीं है सर, सब ठीक ठाक ही हो रहा है, बस समझने के ऊपर है। अब डिसिसिव मूव अबव दिस हार्डल, अगर मार्केट 25,200 को क्रॉस करता है तो मार्केट वापस अपना ऑल टाइम हाई पे जाने का चांसेस है। और ये पूरा खेल डिपेंड करता है 17-18 सितंबर वाला खेल। अब अगर मार्केट को सबसे पसंद क्या होगा कि अगर मार्केट 0.50% में बेसिस पॉइंट में रेट कट करें। लेकिन ये चीज एक दूसरा संकेत भी लाएगा, इसका मतलब है कि अमेरिकन मार्केट का सिचुएशन सच में बहुत खराब। तो यहाँ पर अगेन दो तरफा लोग दो तरफा सोचेगा। दोनों तरफ से तो गिरने का चांस है। नहीं सर, अगर 0.50 बेसिस पॉइंट में मार्केट, समझने का कोशिश करो, 0.50 बेसिस पॉइंट में अगर रेट कट होता है तो ये रेट कट तो जोर का हुआ ना। अरे तुम क्या है, थोड़ा सा देख के चला करो ना, अरे अपने ही धुन में रहता है। देखो 25,200 लेवल का जो बात मैं कर रहा था कि मार्केट को 25,200 लेवल क्रॉस करने के बाद 300, 400, 500 ये जो जाने का बात किस पे डिपेंड करता है। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा। तो सर आप क्या बोलना चाहते हो, एक तरफा बात करो। सर मैं कैसे एक तरफा बात कर सकता हूँ, जब मार्केट दो तरफा बातों में चलता है, मैं अकेला एक तरफा बात कैसे कर सकता हूँ? मैंने अभी आपको बोला कि 0.50 बेसिस पॉइंट अगर मार्केट में रेट कट होता है तो ये मार्केट में एक तरफा लोगों के लिए अच्छा बात है। माने कुछ लोग इसको बहुत अच्छे नजर से देखेगा, क्योंकि मार्केट में कैश का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और कैश का फ्लो होने से प्रोडक्शन डेवलप करेगा, प्रोडक्शन डेवलपमेंट करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जो लोग पॉजिटिव बायस के लोग होते हैं ना, जो लोग हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, वो पॉजिटिव बायस के लोग 0.50 बेसिस पॉइंट में बहुत खुश हो जाएगा, और वो लोग भर भर के इन्वेस्टमेंट करेगा।
लेकिन एट ए टाइम सेम टाइम पे जो लोग नेगेटिव बायस के लोग होते हैं, इनको लगेगा कि भाई 0.50 बेसिस पॉइंट एक ही बार में 4.5 साल हो गया रेट कट नहीं किया और एक ही बार में 0.50 बेसिस पॉइंट, तो उनको चिंता ये है कि इसका मतलब है कि सिचुएशंस बहुत खराब है, सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। तो अगर सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं है तो ऐसा इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये जो बोल रहे हैं अमेरिका, ये इतना ज्यादा जल्दी रिकवर नहीं करेगा, ये नेगेटिव बायस के लोग हैं। तो ये नेगेटिव बायस के लोगों का कौन जीतता है? नेगेटिव बायस मैंने बियर और पॉजिटिव बायस मैंने बुल। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बुल जीतेगा कि बियर जीतेगा, ये पूरा चीज डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशंस पे। इसके बारे में हाँ बोलो सर। तो बोल रहे हैं अगर हम- हाँ, हाँ तो किसका प्रायोरिटी है, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग? सर मैं बुल साइड में, मेरा मेरा प्रायोरिटी बुल साइड में, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे बुलिश साइड में ही सर्वाइव करेगा, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव बायस को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो जो बेयरिश वाला है वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है कि आज मतलब कि लोग सोचेंगे कि यार ये मतलब रेट कट हुआ है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश मार्केट से है। उल्टा भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए बुलिशनेस है पर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट गिर सकता है। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट हमेशा बुलिश होता है। नहीं हमेशा बुलिश होता है, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ थ्योरी काम कर रहा है। 2008 के बाद, 2008 के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमी में अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो एक सर्टेन एनालिस्ट सोचते हैं, नेगेटिव बायस वाले लोग, कि मार्केट क्रैश हुआ था 2008 में। ठीक है, लेमन ब्रदर्स का फॉल बोल के एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ था। उसके बाद से कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं हुआ है। इकोनॉमिक डाउनफॉल, कोरोना अलग चीज है। इकोनॉमिक डाउनफॉल माने इकोनॉमिकली सब चीज फेलियर हुआ, जो 2008 में हुआ था। तो फिर से क्या एक 2008 बन सकता है? इसका कुछ नेगेटिव बायस के लोगों को लगता है कि फिर से वो जो बबल बस्ट जो आवाज उठ रहा है ना मार्केट में, कि मार्केट ओवर रेटेड है, अमेरिका के पास बिजनेस नहीं है। ठीक है, इंडियन मार्केट में भी बबल बना हुआ है, इतना वैल्यूएशंस नहीं है, ओवर वैल्यूड है ना। ऊपर से चारों तरफ कुछ वार सिचुएशंस भी बना हुआ है, तो ये एक नेगेटिव बायस तो बना हुआ है। लेकिन ये सारा नेगेटिव बायस के साथ साथ अगर मार्केट देखो, सिचुएशंस ये रोज चेंज होता है, रोज चेंज होता है। अब रशिया यूक्रेन का वार मानो बंद हो गया, मानो वो लोग दोस्ती कर गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम सोल्यूशन होने लगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 दिन तक मेरा तबीयत इतना खराब था, मेरे को लग रहा था कि मेरे को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, आज मैं क्लास ले रहा हूँ। 3 दिन में बहुत नेगेटिव था, आज मैं नेगेटिव नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं जितना मेडिसिन ले रहा था सब बंद कर दिया, मैं एक भी मेडिसिन लेना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नेचुरली ठीक हो जाऊंगा। ठीक है तो पॉइंट इज दैट रोज का सिचुएशन अलग होता है। अब मैं क्या कैसे कह दूं कि सिचुएशन सीरियसली ऐसा होगा? मैं बेसिकली आपको ट्रेडिंग के लिए इतना ही बोलूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वे में ना चलो, क्योंकि 2024 जो है ये थोड़ा सा खतरा में जा रहा है। तो आप लोग डेली बेसिस में देखते हुए चलो, डेली बेसिस में देखते हुए चलो। हाँ, ओवरऑल पॉजिटिविटी लेके चलना ही अच्छा बात है, बट थोड़ा बहुत नेगेटिविटी को भी दिमाग में रखना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। मैं करेंटली इतना ही बोलूंगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखो, इतना नेगेटिविटी के बीच में भी जैसे जैसे एनालिसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत तो नहीं हो रहा है ना। बहुत ज्यादा गलत क्या, जैसा बोला वैसा ही हुआ है। हाँ, 900 बोला था, वो 750 टच किया था, लेकिन सपोर्ट तो 900 में ही बना हुआ था, 750 में सपोर्ट नहीं बना सर, 750 छू के वापस आ गया। वो तो हो ही सकता है, वो तो डर हो ही सकता है। बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग किया, जिनको डर था वो भयंकर प्रॉफिट बुक किया। उनको लगा कि क्या पता सोमवार तक कौन होल्ड करेगा भाई 2 दिन, ऊपर से थीटा काम करता है ना। ठीक है, देखो वापस मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना भी चालू कर दी। करेंटली मार्केट जैसे मैंने आपको बोला 200 तक वो उसका हार्डल है, मैंने वो कोशिश करेगा 200 क्रॉस करने का। अगर क्रॉस किया तो देखते देखते 17-18 तारीख आ जाएगा। फिर 0.50 बेसिस पॉइंट को बुलिशनेस कैसे देखते हैं उसके ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है। वॉचफुल रहो, देखते रहो। आई थिंक सिचुएशंस के साथ बने रहोगे मार्केट, बहुत ज्यादा मत सोचो। अगर ज्यादा डर लगे तो कम लॉट में खेलो, ज्यादा लॉट में मत खेलो, ठीक है। अगर एक महीने में, एक छोटा सा चीज बताते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, मैं एक सिंपल चीज आपको बताता हूँ। কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে বলো।
परफेक्ट मॉडल পারফেক্ট মারুবুজু কোথায় হয়েছে? নিচে নিচে ডাউন ট্রেন্ড এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ তো মিস করে গেছে এটা মারুবুজু ছিল? হ্যাঁ মারুবুজু কেন হচ্ছে যার? তাহলে মালু দেখুন স্যার পেটু ভুল করছে ধ্যাৎ, মানে সিঙ্গেল ক্যান্ডেলে সিঙ্গেল ক্যান্ডেলে মালু আচ্ছা আচ্ছা সিঙ্গেল ক্যান্ডেল আছে। সিঙ্গেল কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ মারুবুজু হয়েছে, পারফেক্ট মারুবুজু হয়েছে, परफेक्ट मार्बल, परफेक्ट मार्बल और उसके साथ ये है डाउन ट्रेंड तो है ही, और इट्स नॉट प्रॉपर्ली इंगल्फिंग पियर्सिंग पैटर्न, क्योंकि देखो ये इसका बॉडी नीचे है, पियर्सिंग पैटर्न था, पियर्सिंग पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है। जब तुम्हें प्रॉपर प्रॉपर इंगल्फिंग ना मिले तो तुम पियर्सिंग पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न भी तुम्हें बुलिशनेस देता है। हाँ सर, मार्केट में बार बार तो मौका बन रहा है, सिचुएशन तो है, आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लो, ज्यादा मैंने होल्ड मत करके रखो। আগে এটা দেখুন স্যার এটা একটু জমিয়ে তো মানে যেটা ওটা পিয়ারসি প্যাটার্ন টাইপের হচ্ছে কোন ঘন্টা বলো? এই আলাদা এটা না না এটা বাদ বাঁদিকে এই মাছ এটা दिस इज आल्सो पियर्सिंग, दिस इज आल्सो पियर्सिंग माने एंगल, और उसके बाद मारूबुजु है। वही वाला अच्छा हाँ, ये वाला भी मारूबुजु, हाँ सेम पैटर्न बना है, सेम सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हैं, डाउन ट्रेंड है, पियर्सिंग है, और सिंगल में मारूबुजु है। डबल टॉप बना रहा है सर। हाँ डबल टॉप बना रहा है, ये भी रेंज बाउंड होके चलने का चांसेस है, मैंने फिर से वही 25,000 30 से 25,070 40-50 पॉइंट में देखना। जब भी रेंज बाउंड होता है मार्केट, एक चीज ऑब्जर्व करना, रेंज बाउंड जब मार्केट होता है वो 40-50 पॉइंट का ही रेंज बाउंड होता है, इससे ज्यादा रेंज बाउंड नहीं होता। 40-50 पॉइंट में जाएगा वापस आएगा। अब वो 40-50 पॉइंट में अगर आप एटीएम के साथ हो, ठीक है, 40-50 पॉइंट के मूवमेंट में ना ज्यादा ओटीएम में छलान मत मारो, एटीएम में रहो, एटीएम या स्लाइट आईटीएम, इट्स गुड फॉर ट्रेडिंग। उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है लेकिन मिल जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड करो ना। अच्छा अगर कोई डेली 500 टका भी कमाते हो, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, अब कम लॉट में खेलो, डेली 500 ही अगर कोई कमा लेते हैं, सही टाइम पे लेते हैं, तो डेली 500 भी कमाएगा। अगर 22 दिन में, अगर 15 दिन भी ऐसा होता है तो मंथ में 7 से 7,500, ठीक है। एक बैंक में 1 लाख टका रख के साल में 7,500 आता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चलो ना, इतना हड़बड़ काय को करते हो, थोड़ा डिसिप्लिन में चलो ना। एक दिन में राजा कौन बनता है? अरे हाँ, एक दिन वाला राजा वाला दिन तो आता है ना, उस दिन पे तो चुपचाप बैठे रहते हो। जिस दिन राजा वाला दिन आता है पहले से बोला जाता है कि सर मार्केट रहेगा, बोल भी दिया जाता है कि सिचुएशन है आपके हाथ में है, उस दिन सब चुपचाप, कोई कुछ नहीं करेगा। दिन में টাকা বের করে তার আগে সব টাকা মিলিয়ে শেয়ার যেদিকে সোমবার দিন মার্কেটটা বললো বলি तो बोलोगे टाका बुकिंग का फॉल जिस दिन राजा वाला दिन रहेगा उस दिन राजा की तरह खेलो, जिस दिन राजा वाला दिन नहीं रहेगा उस दिन नॉर्मल रिक्शा वाला की तरह चलो, है ना। ये बाड़ी से क्या है नहीं सीरियसली, तुम रोज राजा वाला दिन नहीं होता। भाई नहीं पॉलिटिकल बातें नहीं, चलो क्योंकि मैं रुक नहीं पाता। अच्छा नो पॉइंट इज, चलो कुछ सीखते हैं, है ना। मार्केट एनालिसिस, मैं एक्चुअली खुद भी थोड़ा एनालिसिस ले रहा था, क्योंकि मैं 3-4 दिन से टोटली गायब था, मेरे को खुद भी नहीं पता चल रहा था मार्केट में हो क्या रहा है। मेरे को मोबाइल देखने का भी मन नहीं कर रहा था, मैं खुला भी नहीं, क्या है दिमाग में नहीं आता है। अच्छा देखो, अच्छा इवन अगर मार्केट का, चलो मैं ऑप्शंस में वापस आता हूँ, आज ऑप्शंस का ही क्लास है, धीरे धीरे स्ट्रैटेजी में स्टार्ट करूंगा सर, ठीक है। आज भी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपको कनेक्ट करूंगा, तो प्लीज आप लोग रेडी हो जाओ। ये देखो ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन देखो, दोनों साइड में थोड़ा सा खेल बना हुआ है। 12 तारीख माने कल एक्सपायरी है ना सर, कल एक्सपायरी, देखो कल का एक्सपायरी के बाद मार्केट को एक नया वार्निंग मिल सकता है। 24,600 तरफ देखो पुट बहुत ज्यादा बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए मैक्सिमम कॉल बना हुआ है 25,100 में। ये पॉइंट जो है मार्केट का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन एरिया है, माने 25,000 से लेके 25,200।
लेकिन जब मार्केट नीचे तरफ आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो मेरा आज एनालिसिस मैंने आपको दिया, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इंटरेस्ट के साथ मिलता जुलता है। मैंने बोला आपको कि अगर 25,200 क्रॉस करता है तो मार्केट ऑल टाइम हाईएस्ट की तरफ जा सकता है। और अगर मार्केट का सपोर्ट लाइन मैंने बोला 24,900। क्यों बोला 900? मैं क्यों, कोई भी एनालिस्ट अगर इमीडिएट सपोर्ट ढूंढेगा तो वही ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट का कंसंट्रेशन एरिया तो 25 से 25,100 के बीच में है, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस तो 200 तक खींच सकता है। लेकिन अगर थोड़ा नेगेटिव बायस आ जाएगा तो 25 के नीचे आएगा, तो 25 के नीचे क्या हर्डल है? 900 है। तो मार्केट का नेगेटिव साइड क्या है? 900 ही दिख रहा है। लेकिन अगर 900 को तोड़ दिया नेगेटिव साइड में, तो धीरे धीरे ये 600 तक जा सकता है। 600 एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे 600 तक जा सकता है नेगेटिव साइड में, और पॉजिटिव साइड में एक्सट्रीम लेवल में 25,500 जा सकता है। लेकिन ये दोनों साइड में जाने का चांसेस लोअर है। ठीक है, तो मार्केट का करंट कंसंट्रेशन जहां पर बक्सा बना हुआ है। सर ये जो सर ये वाला है जो इसमें एक जो बाई है और इसमें एक जो ब्लू है, तो ये तो 700 भी सर हो सकता है। जैसे कि 700 इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे कॉल और पुट दोनों एक लेवल पे है। हाँ, 700 में कहाँ है? जैसे 24,800 से लेके 24,900 के बीच में जो ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पे जो ये हो रहा है इसके साथ में, और मतलब ये जो ब्लू वाला अच्छा, तो ट्रेंड बता रहा है। हाँ। तो ट्रेंड बता रहा है, ठीक है, ट्रेंड तो ठीक है। ट्रेंड जो बना है ना वो पोजीशंस के बेसिस में ही बना है। कि ये ओपन इंटरेस्ट का क्या डेटा है? ओपन इंटरेस्ट बेसिकली मार्केट में कितना लोग पोजीशन लेके बैठा है अभी। तो मैक्सिमम पोजीशन जहां है मार्केट का कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे होने का चांसेस है। इसीलिए मैंने बोला कि 25,000 से लेके 25,200 यही करंट का मेन जोन है। मेनली 25 से 25,100, 150, 200 पार कर गया माने बुलिशनेस आ गया। अगर 200 पार नहीं कर पा रहा है तो वो हार्डल बन के रहेगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस है ये। मार्केट अभी कोशिश कर रहा है बुलिश साइड में कि इसको 200 तक ले जाने का, चैलेंजिंग हो रहा है उसके लिए। सर एक और जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे ये जो अभी ये पोजीशन लेके बैठे हैं सर, तो ये तो बुलिश पोजीशन है, मतलब कॉल का पोजीशन लेके बैठे हैं। लेकिन सर मार्केट जो है वो नीचे क्यों गिर रहा है? नीचे क्यों मतलब जब पोजीशन कॉल पे ज्यादा है तो सर वो मार्केट को सर पहला जो है वो गिर के सर ऊपर जा रहा है, तो उसको भी तो पुलिस में तो एकदम ऊपर जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि फुट साइड में भी तो लोग है ना। फुट साइड में सर इतना नहीं है, जैसे ठीक है, कम है, लेकिन फिर भी अगर फुट साइड में जितना लोग है वो भी अगर अपना पोजीशन और क्लोज करने लगता है, सेलर अगर और थोड़ा हावी हो जाता है या फुट साइड और थोड़ा सा हावी हो जाता है ना, तो मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा। तो तुमको अभी धीरे धीरे समय लगेगा मार्केट को समझने में, थोड़ा टाइम लगा। ऐसा थोड़ी है एक दिन में एकदम फिर से राजा बन जाएगा। सर जैसे ये वाला सर क्वेश्चन क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो किया है। नहीं, ठीक है, सही है, तू कर रहा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा समय दे, धीरे धीरे समझना है। चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, अच्छा, ग्रीक इंटरैक्शंस के साथ साथ हम लोग स्ट्रैटेजी के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है वोलेटिलिटी स्माइल। ठीक है, वोलेटिलिटी स्माइल करता है। कैसे स्माइल करता है पहले उसको समझना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। आज एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर पे बात करने का बड़ा इच्छा है। स्ट्रैटेजी का नाम है सर बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, तो वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी, मार्केट में बहुत सारा लोग यूज करते हैं। लेकिन वो बुल कॉल स्प्रेड कैसे काम करेगा उसके लिए हम थोड़ा सा ग्रीक इंटरैक्शन करेंगे। लेटेस्ट में हम लोगों ने जितना डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा बातचीत की है ना सर क्लास में, ये सभी चीजों को इंटरैक्ट करना है और धीरे धीरे मार्केट की तरफ, स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ना है। जिन लोगों का डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा पूरी नहीं हुआ है, प्लीज थोड़ा बैकअप से फिलहाल एक बार कर ले, फिर बाद में जब मैं फिर से लाइव कराऊंगा वापस कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट तो अभी चलता ही रहेगा। तो एक बार आपको अगर ग्रीक का आइडिया मिल जाए ना, मार्केट को समझना थोड़ा आसान होगा। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, ऑप्शंस का सबसे ट्रिकी पार्ट ग्रीक ही, और ऑप्शंस का सबसे यूजफुल जो एरिया है वो है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी अगर आप नॉर्मल में भी सीखते हो अच्छा है, बट स्ट्रैटेजी को बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा का एक प्रॉपर साउंड नॉलेज होने से आपको थोड़ा ज्यादा ही सुविधा होगी। अब चलो मैं देखता हूं आपको कि वोलेटिलिटी, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने बातचीत किया था, तो वोलेटिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी।
तो ग्रीक इंटरैक्शंस क्या है, ये सभी चीज को कैसे एक साथ चेक करना चाहिए। ये तुम इतना स्माइल क्यों दे रहे हो, पप्पू इतना स्माइल क्यों दे रहे हो? मार्केट बढ़ रहा है, ओ अच्छा, क्या खुशी है, मार्केट उठने में क्या खुशी है। अच्छा, देखो, तो point is that Greek interaction in the previous chapter and how they manifest themselves on the options premium. Now this is an area we need to explore in more detail as it will help us to select the right strike to trade. माने सही strike choose करना मार्केट के लिए बहुत एक important चीज हो जाता है। However, before we do that, we will touch upon the topics related to volatile called volatile, volatility smile and volatility cone. ठीक है, अब कोई बोलेगा सर हम लोग फिर से वोलेटिलिटी के अंदर जा रहे हैं, नहीं नहीं, हम लोग एक्चुअली स्ट्रेटेजी के अंदर जा रहे हैं। Volatility smile is an interesting concept, something that I consider good to know kind of concept. For this reason, इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। Theoretically speaking, अगर theoretically बोला जाए, concept कुछ ऐसा है, all options, जितना भी options है, of the same underlying माने underlying का मतलब होता है जिस एसेट पे आप ट्रेड कर रहे हो, जिस एसेट पे आप ट्रेड कर रहे हो वही आपका अंडरलाइन है। जैसे हम लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करने के लिए रिकमेंड करते हैं निफ्टी, ठीक है, तो निफ्टी अगर मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ तो निफ्टी क्या है मेरा अंडरलाइन। अगर आप कोई इंडिविजुअल शेयर में कर रहे हो, सपोज आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर रहे हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शंस तो मार्केट में अवेलेबल है ही, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो स्पॉट मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसको बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, मैंने मेन शेयर के बेसिस में उसका फ्यूचर या ऑप्शंस को जो हम कर रहे हैं वो उसका एक प्रोडक्ट है। मेन शेयर जो है या मेन प्रोडक्ट जो है उसको बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल तरीका अपना सकता हूं कि जैसे आप, ठीक है, जैसे मान तू, ठीक है, क्या नाम है तेरा, ऋतिक, ऋतिक ऋतिक का फ्यूचर या ऋतिक का, अच्छा ऑप्शंस भी तो फ्यूचर ही है एक तरह का, ठीक है, तो ऋतिक का फ्यूचर कैसा होगा ये ऋतिक के आज पे डिपेंड करता है, ये सर ना। तो ऋतिक आज क्या करेगा, ऋतिक का प्रेजेंट या स्पॉट क्या होगा, इसी पे डिपेंड करेगा ऋतिक का फ्यूचर कैसे होगा। अगर आज पढ़ाई करेगा तो कल जाके एडुकेटेड बनेगा, अगर आज पढ़ाई नहीं करेगा तो कल जाके मूर्ख बनेगा। तो ऋतिक का मूर्ख बनना या एडुकेटेड बनना दोनों डिपेंड करता है उसके प्रेजेंट में, है ना। तो स्पॉट मार्केट में एक शेयर या एक इंडेक्स कैसा बिहेव कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसका फ्यूचर, जिसका एक इम्प्रोवाइज्ड कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस। तो आज के स्टॉक के बिहेवियर पे ही उसका फ्यूचर या ऑप्शंस कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। तो तुम्हारा आज ही डिसाइड करेगा तुम्हारा कल, इसलिए ज्यादा कल में फोकस ना करें, आज में फोकस करें। जब हम लोग, तो समझ आ रहा है। अरे मैं दोनों चीज समझा रहा हूँ, तुमको भी समझा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट और साथ में मार्केट भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम चीज आप जब मार्केट के लिए अप्लाई करोगे तो जिस पर्टिकुलर अंडरलाइन, जब आप निफ्टी के ऊपर ट्रेड करोगे तो निफ्टी का कल को तुम जरूर समझोगे, लेकिन पहले तुमको निफ्टी का आज समझना पड़ेगा। अगर तुम निफ्टी का आज को नहीं समझोगे, निफ्टी का आज किस पे डिपेंड करता है, निफ्टी के अंदर छुपा हुआ 50 स्टॉक पे डिपेंड करता है। तो निफ्टी का अगर 50 स्टॉक में से मैक्सिमम स्टॉक अगर पॉजिटिव बिहेव करेगा तो निफ्टी पॉजिटिव बिहेव करेगा। अगर निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक में से मैक्सिमम स्टॉक अगर नेगेटिव बिहेव करेगा तो निफ्टी भी नेगेटिव बिहेव करेगा, तो उसके रिलेटेड ऑप्शंस, उसके रिलेटेड फ्यूचर भी नेगेटिव जाएगा। अगर पॉजिटिव बिहेव करेगा तो उसके रिलेटेड ऑप्शंस, उसके रिलेटेड फ्यूचर भी पॉजिटिव जाएगा। तो आपको समझना है निफ्टी को, आपको नहीं समझ, आपको ऑप्शन समझना मैंने फर्दर नहीं है, नहीं, ठीक है, वो बाद में, वो बाद में, पहले आज, समझ रहे सर, इसलिए अंडरलाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑल ऑप्शंस ऑफ द सेम अंडरलाइन एक्सपायरिंग ऑन द सेम एक्सपायरी डेट। से फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी रिलेटेड कुछ अंडरलाइन चूज किया, से फॉर एग्जांपल करेंटली मार्केट कहाँ है, एक बार मुझे बताओ सर, निफ्टी कहाँ है, 25,000। चलो मैं इसको 25,050 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर करंट निफ्टी 25,050 में है, अब आप निफ्टी के डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करें, से फॉर एग्जांपल 25,100 नियर, क्या बोलेंगे इसको, ओटीएम है ना, स्लाइड ओटीएम बोल सकते हैं। जो इसके नीचे है लाइक 25,000 जो है, इसको हम लोग स्लाइड आईटीएम बोल सकते हैं, है ना। और जो 25,050 है इसको हम लोग एटीएम बोल सकते हैं। तो हो गया ना, एक ही अंडरलाइन का डिफरेंट ऑप्शंस। समझ में आया, अंडरलाइन क्या है, निफ्टी, करंट निफ्टी 25,50 में चल, उसमें एटीएम है 25,80 में,
बाकी 2500 को भी एक हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ओटीएम में, 25,000 की तरफ आएंगे तो आईटीएम मिल रहा है, और भी कितना सारा बना हुआ है। The point is that theoretically speaking, all options of the same underlying expiring on the same expiry date should display similar implied volatility. Normally देखा जाता है कि जो एक्सपायर सेम डेट पे करेगा, सपोज जैसे नियरली एक्सपायरी डेट क्या है, कल 12 तारीख। अच्छा एक चीज बोलना भूल गया, जब स्टार्टिंग में मार्केट के बारे में बातचीत कर रहा था, एनालिसिस दे रहा था ना डेली बेसिस में, फ्राइडे को और एक चीज हुआ था वो मैं बोलना भूल गया। फ्राइडे को सेबी का एक मीटिंग था। सेबी मीटिंग में रिटेलर को बैम्बू देने का जो योजना ये लोग बना के रखा था फरवरी मंथ से, वो बैम्बू के बारे में फिर से बात हुआ है। और ये बैम्बू आने वाला है। बैम्बू कुछ ऐसा है कि ट्रेड साइज बढ़ा देगा। अच्छा ठीक है। हाँ, ये बात ये पहले ही बोला था, ट्रेड साइज बढ़ा देगा। माने करेंटली जो हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, 25 साइज में, वो तो अभी चेंज हुआ है। 50 नहीं उससे भी ज्यादा करेगा। क्या? रो मत सर, रोने का कोई फायदा नहीं है। जो है नहीं, सुनो सुनो, सिर्फ बात निफ्टी में नहीं है, सारे के सारे इंडेक्स में होगा। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सभी में होगा। तुमको क्या लगता है सिर्फ निफ्टी में करेगा? ये सेबी का काम है। तो सेबी क्या करना चाहता है कि लॉट साइज को बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज ज्यादा कर देगा। बायर को उतना प्रॉब्लम नहीं है, सेलर साइड को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बायर पहले 3,000 में कर रहा था, वो शायद 6,000 का करेगा, ठीक है, लेकिन सेलर का 70,000 में कर रहा था तो 1.5 लाख 2 लाख में करना पड़ेगा, तो उसके लिए दिक्कत बढ़ जाएगा। तो मार्केट में बेसिकली लिक्विडिटी इश्यूज क्रिएट हो सकता है। हाँ, और एक चीज बोला है कि ये जो वीकली एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी ऐसा कर सकता है कि एक इंडेक्स में एक हफ्ता में एक ही इंडेक्स के वीकली एक्सपायरी कर सकता है। मैंने एक साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी जितना भी है, ठीक है, एक साथ सेंसेक्स एज वेल एज एक साथ सारे के सारे इंडेक्स पे एक हफ्ते में सबका एक्सपायरी नहीं करेगा, एक एक करके करेगा। तो एक महीना ही ठीक है, माने हर हफ्ते में एक ही इंडेक्स का एक्सपायरी हो सकता है। ठीक है, वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, मार्केट का जो अप एंड डाउन है ये कम हो जाएगा। नहीं सर, टेक इट पॉजिटिवली। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा पैसा का झमेला आएगा, लेकिन मार्केट बहुत बैलेंस बनेगा, स्टेबल, बहुत स्टेबल बनेगा। आपका जो पैसा बने गुम हो जाता है ना 2-2 मिनट में, ये नहीं होगा। आप लोग एक तरह पे रो रहे हो लेकिन आगे जाके बोलोगे अच्छा हुआ। तो मार्केट में इस तरह का एक सिचुएशन है, लेकिन रिटेलर के लिए थोड़ा चिंताजनक है और ब्रोकर के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, ट्रेडर के लिए इतना चिंता नहीं है, ट्रेडर अभी शुरू में रोएगा बट बाद में वो बोलेगा अच्छा हुआ है। बट चिंता सबसे ज्यादा ब्रोकर का है, क्योंकि ब्रोकर ये जो बाद में कमाता था ना, ये इनकम उनका कम हो जाएगा। लेकिन ट्रेडर अगर नॉलेज लेके ट्रेड करेगा, उसका क्या दिक्कत है? तुम एक महीने में, तुम सोचो ना, तुम एक महीने में 10 बार ट्रेड लेते हो, अगर 2-2 हजार करके ट्रेड लेते हो, 20,000 का मंथ में ट्रेड ले लेते हो अपने वॉल्यूम से, ठीक है, मैंने जितना तुम खर्चा कर रहे हो प्रीमियम के लिए, तो तुम उस टाइम पे एक महीने में एक बार 10 बार ट्रेड की जगह मतलब जोर से जोर 3 बार ट्रेड करोगे, फंड तो तुम्हारा उतना ही जाएगा, तो तुम्हारा ट्रेड करने का जो रेगुलरिटी है वो कम हो जाएगा। लेकिन मार्केट का वोलेटिलिटी भी कंट्रोल हो सकता है। अब जब तक होता नहीं है समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो बात मार्केट में फैला था माने ये बहुत दिन से प्लान बना के बैठा है, बट ब्रोकर के साथ सेबी का एक अनबन चल रहा है। इस अनबन के कारण ये लोग लागू नहीं कर रहे, बट सेबी मोस्ट प्रोबेबली लागू करेगा। अब देखो क्या सिचुएशंस बनता है। उसके बीच में सेबी का जो चीफ है माधवीपुरी, उनको रिजाइन करने के लिए ब्रोकर फ्रेटर्निटी चिल्ला रहा है कि इनको रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है, ये भी फ्राइडे वाला मार्केट का इम्पैक्ट था, ये भी फ्राइडे वाला मार्केट का इम्पैक्ट था, क्योंकि ये रिटेलर लोग खुशी नहीं मिल रहा था। मैं बोलना भूल गया स्टार्टिंग, आप लोग भी थोड़ा वॉचफुल रहो, क्योंकि ये इंडियन मार्केट में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होगा, एक दूसरा साइड ओपन हो जाए, कमोडिटी मार्केट में बोले लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। तो जो लोग कमोडिटी मार्केट अभी तक इग्नोर कर रहे थे, वो लोग अभी आगे आगे कमोडिटी मार्केट में आ जाए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में इस तरह का कुछ बात नहीं है, और कमोडिटी मार्केट में अभी लिक्विडिटी बहुत कम है। तो कमोडिटी मार्केट का लिक्विडिटी, इंडियन मार्केट में कमोडिटी मार्केट में हो जाता है सारा दिन 1.2 ठीक है,
तब कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा मौका बनेगा, तो फिर कमोडिटी को भी एक मिलेगा। एक्चुअली देखो, किसी में कुछ कम होगा तो किसी में कुछ ज्यादा तो होगा ही ना, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है, बता दिया। अब आगे जिसको जो जैसा ठीक लगेगा वो करेगा। बट मार्केट में एक वोलेटिलिटी का एक सिचुएशन चेंज होने वाला है, मुझे याद आ गया वोलेटिलिटी। तो फ्राइडे वाला मार्केट में ये सिचुएशंस भी था। चलो, तो यहाँ पर एक्सपायरिंग ऑन द सेम एक्सपायरी डे शुड डिस्प्ले सिमिलर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। नॉर्मली देखा जाता है कि एक ही ऑप्शंस का अलग अलग स्ट्राइक जो है, एक ही अंडरलाइन का, वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम दर्शाता है। एग्जांपल के रूप में ये देखो सर, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोस्ट प्रोबेबली लिया हुआ है 225 का स्ट्राइक, उसका वोलेटिलिटी का रेट देखो, 220 का स्ट्राइक का वोलेटिलिटी देखो, ऑलमोस्ट देखो सर 51 52 ऐसे ही रेंज पे है वोलेटिलिटी। देख पा रहे हैं सर, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी रेंज जो है ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ दिख रहा है। तो ये जो सेम काइंड ऑफ दिख रहा है, क्या ये दिखना सही है? क्वेश्चन मार्क। दिस इज द ऑप्शन चेन ऑफ एसबीआई 4 सितंबर 2015 का ये स्क्रीनशॉट। जिस टाइम पे एसबीआई मार्केट में ट्रेड हो रहा था, माने अंडरलाइन जो है मार्केट ट्रेड हो रहा था, माने अंडरलाइन ऑफ एसबीआई 225 टका में था। Hence thus 225 स्ट्राइक बिकम्स एट द मनी ऑप्शंस। तो 225 में जो ऑप्शन स्ट्राइक होगा उसको क्या बोलेंगे? एटीएम बोलेंगे। And the same is highlighted with the blue band, that two green band highlighted in the implied volatility of all the other strike. Notice this as you go away from ATM options, आगे आगे आपको क्या मिले, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लू बैंड में क्या है, ये जो ब्लू लाइन है ये एटीएम ऑप्शंस को दर्शा रहा है, ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर वोलेटिलिटी को भी दिखा रहा है आपको। अब जैसे जैसे मैं इस 51.53 वोलेटिलिटी से अप एंड डाउन में ऊपर नीचे देखूंगा, मुझे कुछ नजर आएगा। धोरणी कोई चीज ना ट्रेड नहीं है चीज ना ये बुझते हुए ठीक है। चलो ओए, उसका ट्रेड है, उसको संभालने दो, तुम पढ़ो। चाचा अपना प्राण बचा। देखो अच्छा, द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब यहाँ पर एक चीज है, जैसे जैसे एटीएम ऑप्शंस फॉर बोथ कॉल्स एंड पुट्स implied volatility increase, in fact further you move from ATM the higher is the I। जितना तुम ATM से मूव करते जाओगे implied volatility बढ़ते जाएगा। You can notice this pattern across all the different stocks and indices। अभी मैं आपको SBI में दिखाया, SBI क्या है, एक स्टॉक। सेम चीज तुम निफ्टी में चेक करोगे, तुमको निफ्टी में भी मिलेगा। अब सारा चीज एक साथ चेक करने बैठेंगे तो पढ़ाएंगे तब। तो एक चीज सिखा रहे हैं तो दूसरा चीज ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग चेक करते रहिए। दिखा दे रहा हूं आपको, जैसे जैसे एसबीआई के एटीएम ऑप्शन से आगे बढ़ रहे हैं, देखो 51.53, 51.57, 54.75, या फिर नीचे नीचे तरफ जाओ, देखो 52.53, 53.25। मैंने जैसे जैसे एटीएम जोन से ऊपर या नीचे जा रहे हैं वोलेटिलिटी रेंज बढ़ रहा, बट एटीएम जोन में वोलेटिलिटी एक कांस्टेंट एरिया में। Now point is that volatility दोनों साइड में बढ़ रहा है, मैंने आईटीएम में भी बढ़ रहा है और ओटीएम में भी बढ़ रहा है, बट बीच में एक कांस्टेंट जोन में। अब ये जो वोलेटिलिटी का चेंज होना आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम के बीच में, you can notice this pattern across the different stocks. Further you will also observe that the implied volatility of the ATM option is the lowest if you plot a graph of your option strike versus the respective implied volatility। आपको एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ कुछ कैसा, जैसे अभी आपको मैंने बोला, बहुत सिंपल ग्राफ है। ये तो बेसिक एक एक्स एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। बचपन में ग्राफ पेपर आप लोग सभी ने किया होंगे थोड़ा बहुत, क्लास 10 में ही मोटा मोटी ग्राफ पेपर आ जाता है, 9 10 में। आजकल तो शायद 8 में भी सिखाता होगा। ये बीच वाला एरिया देख रहे हैं सर, इसको हम लोग क्या मानेंगे? ऑप्शन स्ट्राइक में भी बीच में कौन होता है? एटीएम ही तो होता है। तो ये है एटीएम। अब एटीएम के इस पार वाला सिचुएशन माने पीला जोन जो है, ठीक है। अगर मैं आईटीएम में, पीला जोन में नॉर्मली आईटीएम होता है, चाहे पुट देखो या कॉल देखो, ये इन दी मनी कॉल्स है, ठीक है। तो इन दी मनी कॉल की तरफ हम लोगों ने क्या देखा, वोलेटिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और आउट ऑफ द मनी कॉल में भी हम लोगों ने क्या देखा, वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ। बीच में कितना था, कुछ 51 समथिंग था, और जब बोथ साइड में इंक्रीज होता गया तो 54 53 करके दोनों साइड में इंक्रीज होता गया। तो इसका मतलब है कि बीच में वोलेटिलिटी लो है और बाकी बोथ साइड पे वोलेटिलिटी हाई है।
तो जब इस चीज को प्लॉट किया गया, एक स्माइल जैसा एक आकार आया, आया ना एक स्माइल, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं वोलेटिलिटी स्माइल, वोलेटिलिटी मुस्कुराता है। ये ग्राफिकली देखने में ऐसा है, इसलिए इसका नाम वोलेटिलिटी स्माइल है। समझ में आया? लेकिन अब इस चीज का यूज क्या है, जब तक ये ना समझे तब तक तो कुछ समझे ही नहीं सर। तो ये जो प्लीजिंग स्माइल है, इसीलिए वोलेटिलिटी स्माइल नाम दिया गया। अब तुम पुट के केस, पुट की तरह देखोगे, क्योंकि पुट के केस में उल्टा होगा ना, पुट के केस में आउट ऑफ द मनी इधर आ जाएगा और इन द मनी इधर आ जाएगा, तो उसके केस में भी सेम टू सेम। एंड अल्टीमेटली बोथ साइड में वोलेटिलिटी का इंप्रूवमेंट बने, ग्रोथ देखने को मिलेगा और बीच में कम देखने को। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कोन। नाउ व्हाट इज वोलेटिलिटी कोन? सो फार वी हैव नॉट टच्ड अपॉन द ऑप्शन स्ट्रेटेजी। अभी तक हम लोगों ने ऑप्शन स्ट्रेटेजी टच नहीं किया, अब टच करना है, ठीक है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी जैसे कि एक नाम है इधर, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। क्या नाम बोला सर? बुल कॉल स्प्रेड। अब ये बुल कॉल स्प्रेड क्या है, इसके बारे में आप लोगों को अभी कोई नॉलेज नहीं है, बट मैं इसका नॉलेज आज थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इस टॉपिक में फर्दर मूव ऑन करूंगा। अब ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्या है, इसके बारे में मैं समझाता हूँ। बट आप बोलोगे सर स्ट्रेटेजी के साथ इस वोलेटिलिटी का क्या कनेक्टिविटी है, कौन कैसे आ जाएगा? बट फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन आई विल मेक एन assumption दैट यू आर फैमिलियर विद दिस स्ट्रेटेजी। बट फिलहाल मैं इसको स्ट्रेटेजी को नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट इसका यूज कर रहा हूँ कौन को समझाने के लिए। 2 मिनट बोलूंगा फिर स्ट्रेटेजी में जाऊँ। For an option trader, implied volatility of the options greatly affects the profitability. लास्ट दिन समझाया था, अगर वोलेटिलिटी है मार्केट में तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट करेगा। और आप लोग देखते हैं सर कि जिस दिन वोलेटिलिटी हाई होता है, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, जिस दिन वोलेटिलिटी हाई होगा उस दिन प्रीमियम में चेंजेस बहुत जल्दी होता है। एक्सपायरी वाला डे पे चेक करिएगा, या फिर किसी पर्टिकुलर डे जिस दिन वोलेटिलिटी हाई है मार्केट में, बहुत ज्यादा अप डाउन कर रहा है, चेक करिएगा प्रीमियम कितना जल्दी बढ़ रहा है, कितना जल्दी गिर रहा है। मैं लास्ट क्लास जब पढ़ाया था ऑप्शंस में, मैं इस चीज को आपको इवन बाद में स्क्रीनशॉट लेके भी दिखाया था ग्रुप में कि देखो कितना जल्दी प्रीमियम चेंज हुआ। इसका मतलब है कि ऑप्शंस ग्रेटली इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी इफ देयर इज अ वोलेटिलिटी हाई। कंसीडर दिस, यू आर बुलिश ऑन स्टॉक एंड वांट टू इनिशिएट एन ऑप्शन स्ट्रेटेजी। आप किसी शेयर के ऊपर बुलिश हो, क्या हो सर? बुलिश हो, माने आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा। सच एज बुल कॉल स्प्रेड एक स्ट्रेटेजी होता है, जब आप किसी स्टॉक के बारे में बुल होते हो तब बुल कॉल स्प्रेड जैसे स्ट्रेटेजी लिया जाता है। और भी स्ट्रेटेजी है, सब नाम गिनाऊंगा बाद में, नाम भी गिनाऊंगा, काम भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये इनिशियल में सबसे इवन बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर मैं गोताखोर भी करूंगा, मैं डीप डाइव भी करूंगा। इफ यू इनिशिएट द ट्रेड व्हेन द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शन इज हाई, जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई है और उस टाइम पे आप एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी ले रहे हो। सर यही तो नहीं पता बुल कॉल में होता क्या है। डोंट वरी, रुक जाओ सर। देन यू विल हैव टू इनकर हाई अपफ्रंट कॉस्ट। अगर वोलेटिलिटी हाई है और आप एक बुल कॉल स्ट्रेटेजी ले रहे हो तो आपका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, माने सिंपल बात है, प्रीमियम का दाम ज्यादा हो जाएगा और आपको इनिशियली पॉकेट से जो पैसा निकलना है वो थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा होगा इफ देयर इज अ हाई वोलेटिलिटी। और अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी लो होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी के कारण अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कमती हो जाएगा। However, if you initiated the positions when the option of implied volatility is low, but अगर volatility कमती है तो ट्रेडिंग पोजीशंस विल incur लोअर कॉस्ट, तो फिर पोटेंशियल प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा होगा, है ना। सिंपल बात है, वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके प्रीमियम में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है और इसलिए हाई प्रीमियम चार्ज होता है। मैंने आपको समझाया था कि सेलर एक्चुअली प्रीमियम चार्ज हाई कर देता है, पिछले क्लासेस में बोला था। तो सेलर क्योंकि मैंने प्रीमियम चार्जेस हाई कर देता है तो ऑटोमेटिकली बायर को भी वही पे करना पड़ता है। और ये एक सेलर नहीं करता, पूरा सेलर फैटर्निटी करता है, तब जाके ऑटोमेटिकली प्रीमियम हाई होने लगता है जब वोलेटिलिटी हाई होता है। कोई एक सेलर दाम नहीं बढ़ाता, सबको ही मिल गया, वोलेटिलिटी हाई है हम ज्यादा चार्ज करें, मैंने ज्यादा प्रीमियम पॉकेट करेंगे और उसी चक्कर में दाम बढ़ने लगता है। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, निफ्टी मानो ट्रेड कर रहा था 7,789 में, एक समझाने के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन। निफ्टी ट्रेड कर रहा है मानो 7789 पे। सपोज द करंट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ ऑप्शन पोजीशन इज 20%, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 20% है, ठीक है। देन 7,800 कॉल ऑप्शंस एंड 8,000 कॉल ऑप्शंस को हम लोग बुल कॉल स्प्रेड बोल सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड में नॉर्मली एक एटीएम लिया जाता है और एक ओटीएम लिया जाता है।
अभी आपको बुल कॉल स्प्रेड समझाऊं? फिर नहीं नहीं, एक एटीएम आता है और एक ओटीएम आता है, एक बाई होता है दूसरा सेल होता है। कैसे होता है समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार आप रैंडम पढ़ो, ठीक है। 7,800 799 में क्या चल रहा है सर? मार्केट चल रहा है, और 7,800 कॉल ऑप्शंस आपके सामने हैं और 8,000 कॉल ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। ये दोनों ही हमारे लिए, ये ऑलमोस्ट एटीएम है और ये ओटीएम है ना सर? बुल कॉल स्प्रेड वुड कॉस्ट 72 विद ए पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ 128। मैंने बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में आपका प्रीमियम का खर्चा पड़ जाएगा 72 रुपीज, ऐसा बोला जा रहा है। कैसे होगा आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और आपको पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है 128। हाउएवर अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 20% की जगह 35% है, ठीक है, द सेम पोजीशन वुड कॉस्ट 82, तब 72 की जगह आपका प्रीमियम का कॉस्ट पड़ जाएगा 82। ये चीज मैंने लास्ट वीक भी समझाया था कि जब वोलेटिलिटी हाई होने लगता है आपका प्रीमियम कैसे चेंज होने लगता है। तो अब वोलेटिलिटी पहले 20% था, अब वोलेटिलिटी कितना हो गया? 35%। तो इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा होता है कि 72 का प्रीमियम 82 में मार्केट में मिलेगा, दाम बढ़ जाएगा। तो अगर 72 का प्रीमियम 82 हो जाएगा तो प्रॉफिट भी 128 की जगह 118 हो जाएगा। एक बेसिक नेचर है। Notice with higher volatility, bull call spread not only cost higher, but the profitability greatly reduced. So the point is for option trader, it becomes extremely crucial to assess the level of volatility in order to time to trade accordingly. Another problem an option trader has to deal with is the selection of underlying and the strike, particularly if your strategies are volatility based. For example, निफ्टी का एटीएम करेंटली मारो इंट्रिंसिक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है 25% और एसबीआई एटीएम का वोलेटिलिटी है 52%। निफ्टी का वोलेटिलिटी है 25%, एसबीआई का वोलेटिलिटी है 52%। गिवन दिस यू शुड चूज टू ट्रेड निफ्टी ऑप्शंस बिकॉज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज लो, और शुड यू गो विद एसबीआई ऑप्शंस? क्वेश्चन है कि वोलेटिलिटी निफ्टी का कमती है, एसबीआई का हाई है, तो आपको किस पे जाना चाहिए? निफ्टी पे जाना चाहिए कि एसबीआई पे जाना चाहिए? यही पर एक्चुअली वोलेटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। मैं अभी आपको बुल कॉल स्प्रेड में लेके जाऊंगा, बट उससे पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का यूज आपको दिखा के जाऊंगा। This is where volatility comes handy. It addresses these sorts of question for option trader. Volatility cone helps the trader to evaluate the cost lines of an option. That is, identify options which are trading costly or cheaply. आप वो वाला ऑप्शन चूज करो जिसका कॉस्ट कमती है, जिसका कॉस्ट हाई है वो नहीं। The good news is you can do it not only across different strike of a security but also across different securities as well. माने एक ही ऑप्शंस के डिफरेंट ऑप्शंस में नहीं, आप अलग अलग शेयर्स में भी या अलग अलग इंडेक्स में भी इस चीज को देख सकते हैं। तो आप ट्रेड करने के टाइम पे जिसमें आपका, हाँ बोलिए सर, बोलून স্যার কি এই কারণে কি যখন ধরুন নিফটি ধরুন ডাউনে যাচ্ছে কোন শেয়ার আপে যাচ্ছে এই কারণে কি? এরকম হয়, সেটাই তো বলছি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি নিফটি ডাউন আছে কিন্তু কোনো শেয়ার মুভ করছে, ঠিক আছে? নিশ্চয়ই হয়, ঠিক আছে। এবার এগুলোর পেছনে কারণ থাকে, এই শেয়ারে কেন হঠাৎ করে ভোলাটিলিটি বেড়ে গেল, ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ারের একটা রিজন থাকে, ওভারঅল নিফটির একটা রিজন থাকে। বাট অ্যাজ এ ট্রেডার আমি কি করব? মানে আমার কাছে তো একটা চিন্তা আছে না যে আমি প্রফিটেবিলিটিতে থাকবো কি থাকবো না, তাই না? আমি একটু কমপ্লিট করি, তারপর আমি কোয়েশ্চেন নিচ্ছি। तो लेट्स फिगर आउट हाउ टू यूज द वोलेटिलिटी कौन। जैसे यहाँ पर एक निफ्टी का चार्ट है लास्ट 15 महीने का, इसको रीड करने का थोड़ा कोशिश करो। The vertical line marks the expiry dates of the derivative contract and boxes prior the vertical lines mark the price movement of Nifty 10 days prior to expiry. अगर थोड़ा सा देखोगे थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखो सर, बीच बीच में ना बक्सा बना हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्राफ में जो दिया हुआ है इसको थोड़ा नीचे बोला भी, एक्चुअली ये एनुअलाइज्ड रियलाइज्ड वोलेटिलिटी को दिया है कि कब कितना रहा है। जैसे कि जून 14 के एक्सपायरी में वोलेटिलिटी था इसका 41%, जुलाई 14 में 38%, अगस्त में 33%, ऐसा करके मोटा मोटी जून से लेके पता कैसे चल रहा है सर ये चेक किया है कि कितना ज्यादा मार्केट, ये डिटेल्स मिल जाता है। जैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डिटेल्स तो ऑप्शन चेन में मिल जाता है, और अगर तुम एनएससी के साइड में जाओगे, कौन सा, हाँ वो डेली बेसिस का होता है, और रियलाइज्ड वोलेटिलिटी पूरा साल भर का वोलेटिलिटी देता है। मैं दिखाया था एक दिन एनएससी की वेबसाइट में जाके कि कैसे पूरा वोलेटिलिटी का डेटा मिलता है, एनएससी की वेबसाइट में मिलता है। ठीक है, मैं एक दिन और पर दिखा दूंगा आपको। ये एनुअलाइज्ड है, मैंने डेली को अगर तुम, हाँ मिलता है, ठीक है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा
बट मोटामोटी यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करके दिया है, पहले सीखो ना, फिर कहाँ से मिलेगा वो देख लेना सर। क्या है इसको अप्लाई कैसे, मतलब इसको कैसे उसको फिक्स करते हैं? वही तो समझा रहे हैं क्या कर रहा है फिर। अब ये सारा वोलेटिलिटी का डेटा दिया है लास्ट ईयर, मैंने एक साल का पूरा है, जून 14 से लेके अगस्त 15 तक का। कितना? 15 महीने। ठीक है, जून जुलाई 15 महीना नहीं, जून से लेके जून एक साल और 2 महीना मई तक एक साल, अच्छा मई तक एक साल फिर और 3 महीना और 3 महीना, हाँ मैंने 15 महीना सही बोला, नहीं है पता। 15 months बोला। So from the above table we can observe that the Nifty's realized volatility has ranged from maximum 56% and minimum 13%। ये पूरा डेटा को चेक करके मिल रहा है। निफ्टी जो है फरवरी 2015 में सबसे हाईएस्ट वोलेटाइल रहा है 56% का, और अप्रैल 2015 में सबसे लो रहा है 13%। We can also calculate the mean and variance of realized volatility। अब यहाँ पर भी एक डेटा दिया है, मीन माने एवरेज है ना, तो मैक्सिमम वोलेटिलिटी यहाँ पर 56% है। अगर इसको +2 SD किया जाए तो 54%, +1 किया जाए तो 42%, मीन एवरेज करके 31%, 1 SD करके 19%, 2 SD करके 7% और मिनिमम वोलेटिलिटी है 13%। मैंने बेसिकली ये जो भी डेटा है अभी इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली हम लोग पिछले क्लासेस में SD जब सीखे थे तब कैलकुलेट करना सीखे थे, और ये सब डेटा मार्केट में अवेलेबल रहता है, सेंसिबल में, आप स्टॉक्स में दिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस का डेटा। फिलहाल आप इसको कैसे रीड करना चाहिए पहले उसको समझो, फिर धीरे धीरे आप इसको यूज करना सीख जाओ। तो मैक्सिमम वोलेटिलिटी और मिनिमम वोलेटिलिटी का डेटा है, और उसके बीच में स्टैंडर्ड डेविएशंस +2 में, स्टैंडर्ड डेविएशंस +1 पे, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस मैंने माइनस साइड में पुट साइड के लिए, और एज वेल एज मिनिमम एवरेज वोलेटिलिटी कितना मिला है 31%। मैंने जो 56 और 13 है उसको टोटल करके डिवाइड करने से आपको एक एवरेज मिल जाए। तो यहाँ पर पॉइंट इज दैट कि अब हमारे पास एक टाइम पीरियड कैसा है, हम लोग सोच रहे हैं कि 10 दिन मार्केट एक्सपायरी में बाकी है, 20 दिन बाकी है, 30 दिन बाकी है, 45 दिन बाकी है, 60 दिन बाकी है, 90 दिन बाकी है, ऐसे ही तो रहता है मार्केट में, कुछ ना कुछ ऐसे ही बाकी रहेगा आपका जो जिसमें मार्केट एक्सपायर करेगा। इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एक्सरसाइज, माने जिस दिन मार्केट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उस पर्टिकुलर डे को बोलते हैं एक्सरसाइजिंग डे। तो डेज टू एक्सपायरी 10 से लेके 90 दिन का डेटा है, जिसमें मैक्सिमम 10 दिन का वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पर 56। इस चीज को अगर हम लोग 20 दिन के हिसाब से देखें, 30 दिन के हिसाब से देखें, 90 दिन के हिसाब से देखें, एक डेटा है +2 के करके देख रहे हैं, तो उसमें मैंने 2 SD में कितना एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहाँ एक्सपायर करेगा, उसका एक बता रहा है कि ये 42% चेंज हो सकता है। +1 करके भी एक डेटा दे रहा है, एवरेज में एक डेटा आ रहा है -1 SD 2 SD करके, और इधर मिनिमम 10 दिन का दिया है 13%, बाकी 20 दिन का भी एक डेटा यहाँ पर पुट कर रहे हैं 16, 21, 22, 21, 20 ऐसा करके। एक्चुअली हमें ये डेटा पता था, बाकी ये डेटा 10 के हिसाब से जैसे कैलकुलेट करके दिया है, आपको यहाँ पर 20 के हिसाब से, 30 के हिसाब से, 45 के हिसाब से एक डेटा दिया है कि कितना दिन में क्या सिचुएशन बन सकता है, बस इतना समझाने के लिए। बाकी ये डेटा आपको कैलकुलेट किया, बाकी आपको जस्ट दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको वोलेटिलिटी कौन अभी समझ में आएगा सर, थोड़ा सा वेट कर लो। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, एक कोन की तरह, कोन माने पहले वोलेटिलिटी देखो हाई है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा। अब सब डेटा मैंने 10 दिन के हिसाब से यहाँ पर देखो कलर करके बोला है कि कौन सा कलर किधर जाके थम रहा। मैंने कॉन्सेप्ट इज जो एवरेज लाइन, ये 30% वाला लाइन जो है ये एवरेज लाइन एकदम बीच में, और बाकी जो बोथ साइड का है वो अपर और लोअर मिला के डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। तो द वे द रीड द ग्राफ, द फर्स्ट आइडेंटिफाई नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायर। पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट एक्सपायर करने में कितना दिन बाकी, and then look at the all data points that are plotted right above it. For example, if the number of days to expiry is 30, then observe the data points right above it to figure out minimum -2 SD or -1 SD. अब average implied volatility etc. also do bear in mind the volatility cone is graphical presentation of the historical realized volatility. That means historically ये देखा जाता है कि volatility पहले थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है, और जैसे जैसे वो एक्सपायरी के सामने आ रहा है, मैंने 10 दिन से जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, तुम देखो यहाँ पर वोलेटिलिटी कम हो रहा, ठीक है। अब जैसे जैसे वोलेटिलिटी ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ट्रिकी है सर, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे और समझ में आएगा।
Now that we have built the volatility cone, we can plot the current day's implied volatility on it, and the graph below this shows the plot of Nifty's near month. That is near month माने अगस्त में डेटा ले रहा है तो near month क्या होगा, सितंबर, ठीक है, and next month माने अक्टूबर, and implied volatility on the volatility cone. Each dot represent the implied volatility for an option contract, and blue are the call options and blackout for the put options. माने कहने का मतलब है ये जो ब्लू लाइन है ये कॉल का लाइन, और जो ब्लैक है ये जो डॉट है ना, ये दोनों डॉट के ऊपर दिया है। ये थोड़ा समझाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा आपको एक बार स्ट्रेटेजी समझा देते तो अच्छा हो, नहीं तो ना ये इंटरप्रिटेशन करने में समझ ही नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं। ये समझने के लिए दो चीज करना होगा, एक तो पहले एक बार एक स्ट्रेटेजी थोड़ा समझना पड़ेगा, और दूसरा एसडी का जो डेटा क्लास था ना, वो एसडी वाला क्लास एक बार वापस सुनना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन तो समझ आया पर क्या कमाल लग रहा है कोई नहीं। मैं समझा रहा हूँ एक बार। चलो मैं एक्चुअली मेरा ही गलती है, मुझे एक बार स्ट्रेटेजी समझा देना चाहिए। चलो एक स्ट्रेटेजी पढ़ा देता हूँ, नहीं तो ना आपको ये समझा नहीं पाऊंगा, सॉरी। रुको से रुको, एक स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ। हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी ले रहे थे, बुल कॉल स्प्रेड, है ना। मैंने वोलेटिलिटी कौन को समझने के लिए ना एक स्ट्रेटेजी का एक प्रॉपर सेंस होना चाहिए, नहीं तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में एसडी वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा कनेक्ट करना है। एक सेकंड रुको। स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है, बस वोलेटिलिटी समझना आसान नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजी अभी समझाऊंगा, अभी देखो कि सब समझ में आएगा, ठीक है, कुछ भी दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा, सब अंदर से जाएगा। प्रॉब्लम हो जाता है वोलेटिलिटी वगैरह, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा कैलकुलेशन एरिया है, वो दिक्कत करता है। कोई बात नहीं, हम लोग स्माइल तो समझ गए थे, बट कौन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ये स्ट्रेटेजी के साथ कौन को समझाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं स्ट्रेटेजी बिना समझा के आपको कौन की तरफ लेके जा रहा था, फिर मुझे ही लगा कि नहीं डेविएट हो रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया। चलो मेरा ही गलती है, मुझे पहले ही स्ट्रेटेजी समझाना चाहिए। अच्छा, बुल कॉल स्प्रेड एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। स्ट्रेटेजी कम्स हैंडी व्हेन यू हैव मॉडरेटली बुलिश व्यू ऑन दिस स्टॉक। माने ये जो बुल कॉल स्प्रेड है ये तब सबसे ज्यादा काम आता है जब मार्केट के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू मॉडरेटली बुलिश हो। मॉडरेट बुलिश माने बहुत हाई फाई बुलिश नहीं, अब थोड़ा सा बुलिश हो मार्केट के बारे में। मैंने ऐसा नहीं कि अभी आज के डेट में मार्केट एकदम 200-500 पॉइंट ऊपर चला जाए। मार्केट बुलिश है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट बुलिश है, नेगेटिव नहीं है, साइडवेज नहीं है, मॉडरेटली बुलिश है। ये स्ट्रेटेजी तब काम आता है, ये पहला तो समझो। सेकेंड, बुल कॉल स्प्रेड इज ए टू लेग स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ट्रेडिशनली इसमें ट्रेडिशनली का मतलब है एक इसका तथाकथित सिस्टम है, और इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज भी किया जा सकता है। तो तथाकथित ट्रेडिशनल सिस्टम में जब बुल कॉल स्प्रेड यूज किया जाता है तो उसमें एक एटीएम ऑप्शंस लिया जाता है और एक ओटीएम ऑप्शंस लिया जाता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझा भी रहा था। However, you can create the bull call spread using other strike also. मैं बोला ना कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, बट आप थोड़ा और भी चीजें यूज करके कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो कहते हैं कि बाय 1 एटीएम कॉल ऑप्शंस एंड सेल 1 ओटीएम कॉल ऑप्शंस। सर सेलर भी बना दोगे? पेशेंस लेके देखते हैं, सिचुएशन समझ में आएगा। क्या ये जो लिखा हुआ है ना सर, ये इसके लिए नहीं हो रहा है। একটা কল নেবো আর একটা কল ही दोनों है, एक बाई करना है एक सेल करना है। और सेल करना है ओटीएम वाला। बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। अब इसमें स्प्रेड क्या चीज है ये भी समझाना पड़ेगा। और एक्चुअली दोनों कौन हाँ, दोनों कॉल साइड में ही लेंगे। स्ट्राइक हम लोग जैसे पहले ही बोला था कि आपको अंडरलाइन क्या चीज है समझा रहा था, निफ्टी में ही लेंगे, यही अंडरलाइन है। इसमें नीचे नीचे करंट मार्केट निफ्टी का कहाँ है, 25,071 में है, तो 25,050 मोटा मोटी
एटीएम चल रहा है, तो हमें क्या बोला था, एक एटीएम को क्या करना है, बाई करना सिस्टम बता रहा था कि एक एटीएम बाई करो 25,150 सेल कर। और एक ओटीएम सेल करो, ठीक है। सर ATM ओटीएम में कितना पॉइंट ऊपर सेल करना है? सर अभी तो हम लोग स्लाइटली लेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं लेंगे। जैसे मानो कि एटीएम माने 25,050, तो 25,50 माने इसको हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है। हाँ तेरा है तो दे, मेरे को डाल, मुझे डाल। और ज्यादा ऊपर सेल नहीं करेंगे। नहीं सर, ज्यादा ऊपर नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूँ। ये तो एक तरह से हेजिंग बोला जाता है ना इसको। हाँ सर एग्जैक्टली, रिस्क कंट्रोल करके करना है, एग्जैक्टली ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अच्छा हम लोग यहाँ पर एक हल्का सा ओटीएम स्ट्राइक को सेल करेंगे, ठीक है। नहीं एकदम स्लाइड होती स्लाइड ही ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बाई करना है और एक सेल करना है। सर ये तो मेरे में दिखाता नहीं है स्ट्रैटेजी सर। अरे दिखाता है, मैं वही तो बास्केट 50 के ऊपर नॉर्मल ऑर्डर में नहीं होता। इसमें हो जाएगा। 25,050 को क्या कर रहे थे हम लोग, बाई, नीचे वाला सेल। और 25,100 को क्या करेंगे, सेल, ठीक है। तो एक चीज देखो, इस पे तुम्हारा कितना लग रहा है, फंड्स नीडेड बोल रहे हैं 14,000, कम ही तो बोल रहे हैं सर, क्योंकि जब तुम सेलर बनने जाओगे, ओनली सेलर बनोगे, इससे ज्यादा मांगेगा, है ना। ये वो लोग कौन सर, मैं ये तो करेंटली ये मेरा जो ये वाला जो अकाउंट है, ये तो जस्ट अवेलेबल है बोल के दिखा रहा है, ये चाहिए हम सर इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। लॉस 5 दिखा दो उससे मैक्सिमम लॉस 500, मैक्सिमम प्रॉफिट 750। वही तो पूरी हाँ। सारा नहीं हो सकता, पक्का। पक्का। अब कैसे होगा वही तो समझाएंगे, ठीक है प्रॉफिट हमको चलेगा बट लॉस ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये एक्सपायरी लास्ट एक्सपायरी का ये प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है ना टुडे का बता रहा है? सर ये 12 तारीख का एक्सपायरी है मार्केट का। 12 तारीख एक्सपायरी ठीक के है। अंदर अगर आप मार्केट को 25,000, अब क्या हो सर, आप स्लाइटली बुलिश हो, ठीक है। सर आपको 12 तारीख को एक्सपायरी है और मैं बाय कब कर रहा हूँ? सपोज दैट 10 आज, तारीख को बाय कर रहा हूँ। आप आज, हाँ 10 तारीख करो या 11 तारीख करो, ठीक ठीक है। है, आज 11 तारीख को बाय कर रहा है, तो ये एक्सपायरी प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, आज का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है? सर ये एक्सपायरी का भी नहीं बता रहा है, आज का भी नहीं बता रहा है, मतलब बेसिकली अगर मार्केट आज के अंदर, ठीक है, देखो पॉइंट टू बी नोटेड सर, करेंटली देखो, सुनो सुनो आप लोग, सुनो आप लोग ना ज्यादा चिल्ला हल्ला मत करो, सुनो शांत रहो, ठीक है। किसी को तो चिंता ये हो गया कि 14,000 लग रहा है ना। अब जब स्ट्रेटेजी बना के चलोगे, थोड़ा अमाउंट ज्यादा लगेगा बट प्रॉफिट सिक्योर होगा। अब उधर मुझे रजत जी पूछ रहे हैं कि सर कि ये चीज एक्सपायरी के दिन होगा, 12 सितंबर को होगा कि आज होगा, और मुझे कितना दिन पहले करना चाहिए। सर ये कितना दिन पहले करना चाहिए, इसके लिए मैं वोलेटिलिटी समझाने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं वोलेटिलिटी को 2 मिनट के लिए साइड किया, ओनली स्ट्रेटेजी में फोकस कर, ठीक है, कि कितना पुराना दिन बने, कितना नॉर्मली 1-1 हफ्ते का एक्सपायरी रहता है ना, नॉर्मली 1-1 हफ्ते का एक्सपायरी रहता है, 5-5 दिन का मोटा मोटी, है ना। तो 5-5 दिन अगर आपके हाथ में है, तो 5 दिन के अंदर आप जब सोच रहे हो, तो जैसे आज, जैसे मानो आज कौन सा डेट है, आज 11 तारीख है, कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आपको ये इनिशिएट करना पड़ेगा कि क्या आज से काल के बीच में क्या मार्केट 25,100 जाएगा। ये तो सर ऑप्शंस नहीं सिखाता आपको, ये आपको टेक्निकल सिखाता है और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट सिखाता है। माने मार्केट का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर आपको नॉलेज हो और टेक्निकल एनालिसिस आपको आता हो, तो मार्केट 2500 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्शन का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, सिवाय ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, मैक्स बेन, देयर आर सर्टेन चीजें, पीसीआर कुछ है, मैं आगे आगे सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। डायरेक्शन अपना चीज है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना अलग बात है, बट ऑप्शन को इनिशिएट करना अलग बात है, ठीक है। दो चीजें रखें, एक कैलकुलेशन विद प्रॉफिट का बात करता है और दूसरा जाएगा कि नहीं जाएगा उसका बात करता है। माने मैं यहाँ से
हावड़ा स्टेशन जाऊंगा, ये मेरा डायरेक्शन है। हावड़ा स्टेशन जाने के लिए मैं बस करूंगा, ऑटो करूंगा, कैब करूंगा, उसमें मेरा कितना कॉस्ट पड़ेगा, क्या लाभ करूंगा, क्या लॉस करूंगा, वो दूसरा चीज। बात समझ में आए? तो पहले आपको, हाँ बोलो सर। हाँ चेंजेस आएगा बिल्कुल। अगर आप बाइंग क्वांटिटी बढ़ाओगे, सेलिंग क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली एक चेंजेस आएगा। आप 2 लॉट ले सकते हो, 1 लॉट ले सकते हो, ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। सब देखे थे अनलिमिटेड प्रॉफिट। जैसे मैं उल्टा करो तो उल्टा दिखाएगा। देखो सिचुएशन, लॉस अनलिमिटेड होगा, प्रॉफिट यहाँ पर लॉस आपका मिनिमम हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ सकता है, क्योंकि आपका लॉट साइज आपने बढ़ा दिया, तो उसके हिसाब से चेंजेस दिखाएगा। हाँ करके देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को एक बार समझा देने दो। ये तो आप लोगों के सामने रहेगा, आप कोई भी ऑप्शन चेन यूज करोगे आपको दिखा देगा। एक लॉट करके हम्म। तो उसमें 750 दिखा रहा था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर मानिए 200-300 पे चला गया तो वो मेरे 750 प्रॉफिट। सुन लो सर, आप सुन लो 1 सेकंड सुन लो। सुनने से पहले इतना सवाल बहुत मुश्किल करता है। अब यहाँ पर रजत जी का क्वेश्चन था कि सर ये कब हिट करेगा। बेसिकली आपको वही कन्विंस आपको होना चाहिए कि हिट कब तक हो जाना चाहिए, 25,000 100 में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये अप्रोच तो आपके पास टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली आएगा। अब अगर ये होता है तो आपके साथ क्या हो, ठीक है, ये बात को आपको समझना है। अब प्लीज अब फोकस करो थियोरेटिकली और कैलकुलेटिव बने कैलकुलेशन वाइज देखो कि कैसे संभव है और क्यों संभव। अगला 5-10 मिनट प्लीज फोकस करो, आपको सारा बात समझ। अब ये एक घंटा में घट सकता है, 1 दिन में घट सकता है, 4 दिन में घट सकता है, एक्सपायरी तक घट सकता है, कभी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट सिचुएशंस, वोलेटिलिटी, सबके ऊपर डिपेंड। क्यों नहीं कर सकते? वोलेटिलिटी हाई रहेगा, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो वोलेटिलिटी समझना जरूरी है। मैं क्यों बार बार वोलेटिलिटी पे इतना फोकस कर रहा हूँ। लेकिन आज वाला वोलेटिलिटी, कौन वाला वोलेटिलिटी थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा समय लगेगा, मैं वो भी बीच में पढ़ाऊंगा। आप लोगों के माथा जितना भी दर्द करे, मैं तो छोड़ने वाला नहीं, ठीक है, बोर करूंगा पर छोड़ूंगा नहीं। चलो इसको समझो। ऑल स्ट्राइक बिलोंग टू द सेम अंडरलाइन, क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होता है? जितना भी स्ट्राइक चूज करोगे सब सेम अंडरलाइन का होना चाहिए। मैंने निफ्टी ले रहे हो तो निफ्टी का ही लो, एक निफ्टी के साथ एक दूसरा बैंक निफ्टी करके करोगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, बिलोंग टू द सेम एक्सपायरी डे, मैंने एक ही एसेट का अलग अलग एक्सपायरी डे मत चूज करो। मैंने एक 12 तारीख का, एक 18 तारीख का, ऐसा मत करो। सेम एक्सपायरी सीरीज का होना चाहिए। ईच लेग इन्वॉल्व द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, मैंने सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, मैंने दोनों साइज में सेम लॉट साइज रहो। मैंने अगर एक बाई कर रहे हो तो एक ही सेल करो, 2 बाई करोगे तो 2 सेल करो, ठीक है। पहले तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को सोचो, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रोवाइज करना। पहले इम्प्रोवाइज करने के पीछे मत भागो सर, ठीक है। पहले नॉर्मली साइकिल चलाना सीखो, फिर हाथ छोड़ के ठैंग उठा के करते हैं ना, बहुत सारे लोग साइकिल का खेला दिखाते हैं। हाथ छोड़ के ठैंग उठा के क्या करोगे वो बाद में करना, पहले नॉर्मल साइकिल चलाना सीख जाओ। फॉर एग्जाम्पल 23 नवंबर 2015 में मेरा ये चीज हो रहा है। आउटलुक क्या है, मैं क्या हूं सर, मॉडरेटली बुलिश, थोड़ा सा मैंने बुलिश हूं बट नॉट वेरी मच बुलिश, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा। एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो हायर बट एक्सपायरी अराउंड द कॉर्नर कुड लिमिट द अपसाइड, मैंने उससे ज्यादा जाने का चांसेस नहीं है। निफ्टी का स्पॉट चल रहा था 7,846, एटीएम कितना है सर मेरा 7,846, मैंने एटीएम 7,800, मेरा प्रीमियम बता रहा था 79, कितना प्रीमियम बता रहा था 79, ओटीएम कितना है मेरा ऋतिक, पहले इधर सुन, बाद में रिकॉर्डिंग घर पे रहेगा, नहीं वैसे सुन मेरा बात सुन, इसको भी सुन, इसको सुनने के बाद में जब तू घर पे ट्राई करेगा ना, तो रिकॉर्डिंग सुन सुन के घर में बैठे बैठे करना, सीखने के टाइम पे कंसंट्रेशन लैग करेगा तो ये जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं जाएगा, फिर बाद में जैसे 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 पूछता ही रहे। पहले ना गुड लिसनर बनना सीख, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हो, फिर क्वेश्चन अराइज। बिना सुन के कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकता, वो सिर्फ रैंडम अंधाधुन क्वेश्चन। एक अच्छा इंसान का मैंने स्टूडेंट का सबसे बड़ा पहचान यही होना चाहिए कि वो गुड लिसनर होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना हम लोगों का, हम लोग सुनते नहीं है,
एज ए टीचर मुझे भी आप लोगों का क्वेश्चन सुनना चाहिए ना। मानो कि मैं कुछ सुनता ही है, क्या है, मैं अपना बोल के नहीं। तो ऐसा करने से होगा, सुनने का आदत रखना पड़ेगा। तुम मेरा सुनोगे, मैं तुम्हारा सुनूंगा, तब ना कुछ बनेगा। तुम बोलेगा हमको सुनना ही नहीं है, बस पूछना है। नहीं होता है सर। 7,800 कॉल ऑप्शन प्रीमियम कितना है? 79। 7,900 का कॉल ऑप्शन जो कि ओटीएम है, कितना प्रीमियम है? 25। ठीक है। अब बुल कॉल स्प्रेड अप्लाई करना है। सेटअप क्या है? बाई 7,800, उसके लिए प्रीमियम कितना पे करेंगे? 79। सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ माई अकाउंट, दिस इज ए डेबिट ट्रांजेक्शन। बाई करेंगे तो प्रीमियम जाता है, आता नहीं। मैंने एक्चुअली बायर का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रीमियम वो जब देता है वो सेलर के अकाउंट में पुट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पॉकेट से 79 जाएगा। सर सेलर के केस में क्या होगा जानते हो? 7,900 कॉल ऑप्शन एंड रिसीव 25 एज प्रीमियम। सर लेकिन हम तो मार्जिन जमा करते हैं। सर मार्जिन अलग है, प्रीमियम अलग। मार्जिन के अंदर से प्रीमियम का कॉन्सेप्ट को हटाओ। हमें मार्जिन इसलिए जमा करना पड़ता है सेलर होने के टाइम पे, क्योंकि मेरा रिस्क होता है। तो अगर रिस्क माने मार्केट रिस्क, अगर मार्केट सेलर के अगेंस्ट में चला जाए तो जितना पैसा लॉस होगा सेलर का, वो पैसा क्या ब्रोकर भरेगा? वो किसको भरना है? सेलर को ही भरना है। सेलर को सेलर का लॉस है, सेलर का लॉस है, तो सेलर का लॉस का भरपाई कौन करेगा? ब्रोकर करेगा क्या? सेलर ही करेगा। तो इसलिए क्योंकि सेलर के साइड में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, दैट इज द रीजन सेलर को इतना ज्यादा मार्जिन जमा करना पड़ता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, मार्जिन तो सेलर से लिया जा रहा है, जो ब्रोकर उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन जब कोई सेलर सेलर बनता है तो बायर का प्रीमियम उसके पास आता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा 7,900 कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम कितना है? 25। ये 25 कोई ना कोई बायर दे रहा है। करेंटली मैं कौन हूं? मैं 7,900 कॉल ऑप्शंस का सेलर। आप बस इतना समझो। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो 25 रुपीज का प्रीमियम पॉकेट करोगे। पॉकेट करोगे मैंने, दिस इज योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इकोसिस्टम को समझो। तो जब आपने स्टार्ट किया ना ये कॉन्सेप्ट, 79 रुपीज आपके अकाउंट से डेबिट हुआ और 25 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। सर ये अकाउंट क्या होता है? इसको बोलते हैं M2M। क्या बोलते हैं इसको? M2M, मार्क टू मार्केट। नहीं, मार्क टू मार्केट माने डेली बेसिस में। अब मार्क टू मार्केट क्या होता है कि डेली बेसिस में मार्केट में जो भी अप डाउन होगा उसके हिसाब से बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट में एडजस्टमेंट होता जाए। कभी बायर जीतता है, कभी सेलर जीतता है। तो बायर सेलर के इस लड़ाई में जो जिस दिन जीतेगा या हारेगा, जितना अमाउंट डेबिट होगा, जितना अमाउंट क्रेडिट होगा, वो एडजस्ट होगा। मैं सिखाऊंगा आगे जाके मार्क टू मार्क कैसे कैलकुलेट होता है, बट फिलहाल इग्नोर। इतना समझ में आ गया कि 79 गया और 25 आया, तो 54 रुपीज का एक्चुअल मेरा नेट कैश फ्लो हुआ है ना? तो जनरली स्पीकिंग इन ए बुल कॉल स्प्रेड देयर इज ऑलवेज ए नेट डेबिट। नेट डेबिट बने आप जब भी ये काम करते हो तो हमेशा आपके पॉकेट से पैसा जाता है, आता नहीं। दिस इज कॉल्ड नेट डेबिट। Hence the bull call spread is also called referred to as debit bull spread। इसके लिए इसका एक दूसरा नाम भी है, डेबिट बुल स्प्रेड। जो लोग एग्जाम क्रैक करेगा उनके लिए एक काम का चीज है। बाकी लोग बुल कॉल स्प्रेड ही समझे तो कोई दिक्कत नहीं। बट एग्जाम सिचुएशंस में, सिविल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेबिट बुल स्प्रेड क्या है, ठीक है? तब आप ढूंढते रह जाओगे कि ये कौन सा स्ट्रेटेजी। सर वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, आफ्टर वी इनिशिएटेड ट्रेड द मार्केट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। अब हम लोग ट्रेड ले लिए, ये सिचुएशंस में ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए। सिंपल, बटन दबाए, बाई सेल दोनों हुआ, मार्केट अपना चल रहा है। अब हम जैसे बैठे देखते, नेकेड पोजीशन तो मोटा मोटी सबको लेना आ गया है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी पोजीशंस भी सेम टू सेम चलेगा। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। मैंने नीचे मैंने करंट पोजीशंस पे रहेगा। नीचे नहीं आना चाहिए एज पर आवर स्ट्रेटेजी, नीचे नहीं आना चाहिए। साइडवेज रहे या ऊपर जाए, नीचे नहीं। हाँ साइडवेज चलेगा ना, देखो बताते हैं। थोड़ा साइड में हल्का मॉडरेट बुलिश, उसके 10-15 पॉइंट में भी अगर ऊपर रहे तो भी चलेगा। Therefore, let us take a few scenarios। अब मार्केट एक्सपायर हो रहा है मानो 7,700 में। हम लोगों का मार्केट कहाँ था जब हम लोग स्ट्रेटेजी लिए थे? 7,846 में था। निफ्टी स्पॉट कहाँ था? 7,846 पे। अब मार्केट अगर 7,700 में जाता है, क्या ये एज पर आवर एक्सपेक्टेशन है सर? इसका मतलब है कि मार्केट करंट स्ट्राइक से नीचे जा रहा है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है? तो 7,700 मेरा स्पॉट है और स्ट्राइक मैंने चूज किया था 7,800, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 0। तो सिंस 7,800 एटीएम कॉल ऑप्शन है 0 इंट्रिंसिक वैल्यू, वी कुड लॉस द एंटायर प्रीमियम।
इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होने से जितना प्रीमियम भरते हैं पूरा का पूरा प्रीमियम मेरा चला जाएगा, और यही तो होना था, मार्केट तो मेरे अगेंस्ट में गया है तो प्रीमियम तो मेरा जाएगा। तो 70 वैल्यू क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बोलते हैं कि स्पॉट मार्केट जितना होता है और मेरा जो स्ट्राइक चूज होते हैं, कॉल के केस में स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस किया जाता है। तो पूरा प्रीमियम तो कितना है? हाँ सर सुनो, तो एक पहला केस, तो एक केस के तरफ देखो, उसके बाद बाकी का देखते हैं। पहले जो हुआ है कॉल के साथ वो देखो, जो बाई हुआ था जिसके लिए मैंने 79 दिया था। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बोलते हैं सर जो मेरा स्पॉट अमाउंट है उससे हम, तुम इतना समझो, ये जो मैंने जैसे फिक्स करके जो हाँ रखते हैं। 7700 में स्पॉट आ गया है और मैंने स्ट्राइक क्या चूज किया था 7800, तो इसमें मेरा जो 7700 से 800 माइनस करेंगे तो क्या माइनस आ जाएगा ना, और इंट्रिंसिक वैल्यू कभी माइनस नहीं हो सकती, ये माइनस नहीं होगा तो क्या बोलेंगे इसको, जीरो बोलेंगे। इतना याद रखो, पुट के केस में उल्टा होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है, माइनस कभी नहीं होगा, माइनस होगा तो जीरो मान। इंट्रिंसिक का मतलब होता है किसी भी चीज का ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसको इतना मानेंगे, स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो जीरो मान लेंगे। अब इसी के ऊपर डिपेंड करके बाकी का खेला डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है तो 7800 का एटीएम कॉल के केस में इंट्रिंसिक जीरो है, तो मैंने जितना प्रीमियम भरा था वो प्रीमियम मेरा गया। अब 7900 कॉल ऑप्शंस में 7900 का कॉल ऑप्शंस जिसका भी ऑल्सो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो ही आएगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके, क्योंकि मार्केट तो 7700 में और 7900 में चला गया, तो ये तो -200 हो जाएगा। लेकिन माइनस नहीं हो सकता तो क्या बोलेंगे, जीरो। बट क्योंकि हम लोग इसको सेल किए हैं, क्योंकि हम लोग इसको सेल किए हैं ना, तो सेल किए तो प्रीमियम क्या हुआ, पॉकेट हुआ ना 25%। तो हमारा प्रॉफिट क्या बन जाएगा, पे ऑफ क्या हो जाएगा, 79 माइनस होगा और 25% प्लस होगा। हाँ 79 तो गया ना, लेकिन 25 तो हमारे पास क्रेडिट हुआ है, तो 25 का प्रॉफिट और 79 का लॉस, तो अल्टीमेटली मेरा हिसाब क्या बना 54। तो ये 54 माइनस ही है, मैंने बेसिकली मेरा नेट कैश आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, मैंने अल्टीमेटली इस पूरा केस में मेरा 54 का लॉस ही। अब तुम्हारा लॉट साइज की जितना होगा उस हिसाब से तुम्हारा हिसाब बन जाएगा। अब वेट कर, सुन, इसीलिए मैं बोलता हूँ सुनो पहले, है ना, नहीं सुनता तुम। सिनेरियो 2, अब मार्केट 7700 से 7800 में जा रहा है। हमारा मार्केट कहाँ था बोलो तो, ओरिजिनल में 7846, मार्केट कहाँ है 7800 पे, माने थोड़ा सा नीचे है ना, साइडवेज है, थोड़ा सा नीचे है। ऐसे हालत में अगर तुम देखो, इसमें मैं मैथ को स्किप करता हूं, इसमें भी एक्चुअली 54 का ही लॉस हो, क्योंकि 7800 से 7846 ना, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो 7846 से 7800 माइनस करोगे 54 ही हो रहा है, और 7900 के केस में जितना करोगे, ठीक है, वो नेगेटिव आएगा माने जीरो, तो अल्टीमेटली उधर भी 54 का ही लॉस रहेगा। तो 7800 मेरा स्ट्राइक है, तो स्पॉट से माइनस करेंगे, स्पॉट कितना है 7846, सॉरी 7846 नहीं, सॉरी करंट एक्सपायरी तो 7800 में ही हो रहा है और मेरा स्ट्राइक भी 7800 है, तो 7800 माइनस 7800, सॉरी 7800 माइनस 7800, तो जीरो ही हो रहा है। तो उस केस में भी 79 का मेरा जो डेबिट हुआ था वो चला जाएगा, और 7900 के केस में क्या होगा 7800 माइनस 7900, अगेन 100 माइनस, तो माइनस नहीं हो सकता, क्या होगा जीरो, तो 79 माइनस 25 वही सिचुएशंस बनेगा, इसलिए नहीं हाँ थर्ड सेकंड वाला ही बोला मैंने। अल्टीमेटली सिनेरियो 1 में जैसा हिसाब हुआ था सिनेरियो 2 में भी हिसाब सेम होगा, बिकॉज यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है, मेरा एक्सपायरी मैंने करंट स्पॉट चेंज हो रहा है। पहले वाला केस में स्पॉट 7700 था, सेकंड वाला केस में स्पॉट 7800 में हुआ है। मेरा पहला स्ट्राइक 7800 है और मेरा सेकंड स्ट्राइक 7900 है, एक मैंने बाई किया, दूसरा मैंने सेल किया, तो उसमें भी तुम्हारा 54 का ही लॉस होगा, कैलकुलेट करके देखोगे मिल जाएगा। सिनेरियो 3 देखो तो आपको हिसाब समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। अब तुम जो चाहते हो, मार्केट ऑलमोस्ट वैसा बिहेव कर रहा है, तुमने मार्केट में तब आया था जब मार्केट 7846 में था, तुम क्या थे, मॉडरेटली बुलिश थे,
तो 7,900 में जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा ही तो है। अब देखो तो ये सच में तुम्हारे लिए अच्छा होता है कि नहीं होता। हिसाब को जैसा है इसका, स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस कर दो, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, आपका पॉजिटिव 100 है। तो 100 से सिंस वी आर लॉन्ग, हम लोग पॉजिटिव है, लॉन्ग माने बायर है हम लोग, 100 मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है और 79 मेरा प्रीमियम। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम को माइनस करेंगे, ठीक है। 79 का प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू 100, तो क्या है 21 का पॉजिटिविटी। और 7,900 के केस में 7,900 माइनस 7,900 कितना होता है 0। लेकिन आपने तो प्रीमियम रिसीव किया, यू आर अ सेलर, तो 25 तो आपको ऐसे ही मिल रहा है। तो फर्स्ट केस के लिए 21 का प्रॉफिट, सेकंड केस के लिए 25 का प्रॉफिट, कितना हो जाता है 46 इंटू जितना आपका लॉट साइज होगा उतना आपका टोटल प्रॉफिट रहेगा। हाँ, बिकॉज ये बुल स्प्रेड है, ये बुल स्प्रेड है। आप ये जो स्ट्रेटेजी है ये बुलिश होने से ही लेना है, ये बुलिश होने से ही लेना है सर। और भी स्ट्रेटेजी होता है, रुक जाओ सर, ठीक है। मार्केट एक्सप्रेस 8,000 7,800 मैंने आप कब लिए थे 7,846, आपका टारगेट क्या था कि मार्केट बुलिश रहेगा। 7,900 छोड़ो, मार्केट 8,000 में चला गया। ऐसे केस में भी आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, देखो प्रॉफिट तो करोगे समझ में आ ही गया, ठीक है। नहीं सर, प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में हिसाब देखो, तुम्हारा इंट्रिंसिक कितना हो गया 200 का, 8,000 से 7,800 माइनस कर दो 200 का, 79 का प्रीमियम भरा, 121 का प्रॉफिट किया। लेकिन 7,900 कॉल ऑप्शंस के केस में आपका हिसाब क्या हुआ 100 माइनस 25, ठीक है, तो 75। तो 121 से 75 हटाओ, कितना होता है 46, प्रॉफिट लिमिटेड हो गया। तो हमको रुकना ही नहीं है मतलब आगे, और हमारा हो गया। हाँ तो अभी ना स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो रुकना का है, ये नेकेड स्ट्रेटेजी थोड़ी है कि और देखते हैं और देखते हैं, मतलब जैसे ही ऑब्वियसली निकल जाना चाहिए। 46 करके जितना होगा वो तुम्हारा, तो ये स्ट्रेटेजी में हाँ लॉस भी तो लिमिटेड है। 54 दोनों केस में लॉस था और 46 दोनों केस में प्रॉफिट। तो मतलब लॉस भी कोई 500 तक हो गया तो उसके बाद रुके रहते थे, वेट नहीं करी कम हो लॉस, और नहीं एकदम नहीं, लॉस कम भी तो होता है। हो सकता है वो तो मगर लॉस कम करना चाहते हो तो करो ना, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो ये है बेसिक बुल कॉल स्प्रेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जस्ट मैंने आज आपको एक आइडिया दिया कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, इसमें बहुत सारा चीज होता है, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस, तो कब आप थोड़ा बहुत बच सकते हो, सब चीज बताएंगे सर नेक्स्ट क्लास में बताते। बट आई थिंक आपको थोड़ा अच्छा लगने लगा अभी, ठीक है, कि अब एक স্যার রেকর্ডিংটা একটু দিয়ে দেবেন। ओके ओके, कल हाँ कल बताऊंगा, कल इसके साथ साथ मैं आपको वो फोन भी एक बार कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, समझा तो, अब स्ट्रेटेजी समझ में आया ना तो फोन भी समझ में आ जाए, ठीक है सर। तो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे इसको मूव ऑन करेंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रेटेजी है सर, जितना जानोगे कम पड़ जाएगा, ठीक है। विश्वनाथ दा काटिए दो आप, देवो जी, देवो, ওকে ওকে থ্যাংক रोजो, থ্যাংক ইউ স্যার। रजत जी, ठीक है सर, कल मिलते हैं, हाँ ওকে বাই। बाय।